This uniform and stars on the shoulder is not a privilege, it is a responsibility. बुरखा जो हैट है वो लोगों को पहनना उनकी यूनिफॉर्म पासिंग आउट में भी डिफरेंट लगती है। मुझे नहीं पता लोग कितना परसेंटेज प्रिपेयर्ड जाते हैं। 5 दिन एसएसबी में आपका कैसा है, क्या एग्जाम किस तरीके से होएगा। तो मैंने एनडीए का रिटन क्लियर नहीं कर पाया था। ये कुछ आज डिफरेंट हुआ है, जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं? थैंक यू, आई एम डूइंग वेल। सो सर, आपका काफ़ी रिच करियर रहा डिफेंस में। आपने एनएसजी में भी सर्व किया, पैरा एसएफ में भी किया, साथ में आप आरआर में भी रहे। आरआर हालांकि अभी न्यूज़ में भी है, वी विल डिस्कस दैट टू। सो द एम ऑफ दिस पॉडकास्ट गोना भी कि कोई भी एक एस्पिरेंट जो अभी आर्मी को एज अ करियर ऑप्शन देख रहा है और थोड़ा सा एडवेंचरस लविंग है, उसको एसएफ और आरआर थोड़ा सा मोटिवेट एंड पैशनेट करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उसमें जा सकता है, क्या उसके प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एक पेरेंट्स को भी इंसाइट मिले कि अगर उनका सपना है कि मेरा बच्चा फ़ौज में जाए तो हम उनको क्लियर पिक्चर दिखा सकें। बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं जो आप पूछें एकदम सही तरीके से जवाब दे सकूँ। बिल्कुल सर। सर, आप 4th जनरेशन ऑफिसर हैं और क्योंकि हम क्या करेंगे जीवन में, आई फील वो उसकी नींव बचपन में हम रख देते हैं, राइट। सो आप एक ऑफिसर बने आर्म फोर्सेस में और आपने वहाँ पे इतना अच्छा करियर लीड किया, तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे आपके बचपन से। तो लेट्स से आपका बचपन कैसा था एंड एट वर्स्ट स्टेज यू डिसाइडेड कि मेरे को आर्मी में जाना है, और या आर्मी में ही जाना है या एयरफोर्स नेवी भी ऑप्शन थे, वो आप बताइए सर। देखिए, बचपन बिल्कुल आपने सही बोला। मैं राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे फ़ौज ज्वाइन और फ़ौज में जाने को बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। बिल्कुल सर। मेरी फैमिली में मैं 4th जनरेशन ऑफिसर था और मैंने अपने फादर को बचपन से आई हैव वॉच्ड हिम वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म। और बहुत पहले मुझे बचपन में ही ये बात समझ आ गई थी कि दिस यूनिफॉर्म and stars on the shoulder is not a privilege, it is a responsibility. और फौज ज्वाइन करने का मन बचपन में ही बना लिया था उस वक्त, क्योंकि कई मूवीज़ देख के एक लगता था और कई चीज़ों को ग्लैमर देख के लगता था। पर जैसे जैसे बड़े होने लगे समझ आया कि ये फ़ौज इससे बहुत आगे आपसे चीज़ें मांगती है। ये आपसे एक सेक्रीफाइस मांगती है, ये आपके एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आपसे एक हार्ड वर्क मांगती है, और सिर्फ ये कोई शो या ग्लैमर के लिए ज्वाइन नहीं की जाती है। बिल्कुल सर। ये डिसीजंस मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के ड्यूरेशन में बना लिया था कि मुझे फ़ौज और सिर्फ फ़ौज ज्वाइन करनी है। और मैंने जो भी मेरे से बन सका जो और पढ़ाई करी मैंने, और उसके बाद अपने CDS को क्लियर करके मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू आई जॉइंड आर्मी एंड आई सर्व फॉर 2 decades इन इंडियन। सो सर, आपने एनडीए दिया नहीं था या उस टाइम पे एग्जैक्टली तब तक मन नहीं बना था बाद में? नहीं, अब आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। 1999 की बात है ये, जब मैं एनडीए के लिए एलिजिबल हुआ था। मैंने अपनी 12th पास की थी। उस टाइम मेरे पेरेंट्स का, दो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, और मैंने खुद भी उस साल जो प्रिपरेशन चाहिए एक एनडीए के लिए उस लेवल की करी नहीं थी। बट साथ ही में उस साल कारगिल हो गया था। मेरे फादर कहीं जहाँ पे हम पोस्टेड थे वहाँ से हम लोग बाहर चले गए थे, एक नए स्टेशन में पहुँच गए थे। वो स्टेशन बहुत ही छोटा स्टेशन था जिसका नाम नसीराबाद है। वहाँ पे मुझे राइट कोचिंग और वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई थी। तो जितना मुझसे अपने आप पढ़ाई हो सकी मैंने उतनी करी, और शायद वो पूरी नहीं हो पाई, तो मैंने एनडीए का रिटन क्लियर नहीं कर पाया था। सो सीडीएस में आप ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? बीए? मैंने बीकॉम किया। बीकॉम किया। सो सर, जब आपने सीडीएस की प्रिपरेशन करी, ऑल्दो दैट वाज 2 decades बैक, बट आज का कोई भी स्टूडेंट जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है या फॉर मैटर किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो किन चीज़ों का ध्यान रखे? लाइक अपने जो रिसोर्सेज है एजुकेशन के उनको कितना डाइवर्सिफाई करे, रिवीजन कितना करे, राइट, और नेगेटिव मार्किंग हमेशा से एक कंसर्न रहता है, उन चीज़ों को कैसे टैकल करें? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ में एक आपको चीज़ समझाना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया, कि आपको अपनी फेलियर्स से सीखना है।
मैं जब एनडीए का रिटर्न क्लियर नहीं कर पाया तो मैं समझ गया कि क्या ऐसी कमी रही मेरे में जो कि मैं उस रिटर्न को क्लियर नहीं कर पाया। वो मैंने अपनी गलतियां रिपीट सीडीएस के रिटर्न के टाइम नहीं करी। मैं एक फॉर्मल रिटर्न कोचिंग के लिए भी मैं चंडीगढ़ गया, मैंने वहाँ पे वो कोचिंग ली। उस टाइम में 17 सेक्टर के अंदर एक इंस्टीट्यूशन का नाम शायद इच्छे कुछ करके हुआ करता था, इच्छे दिन ऐसे करके, मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन उसमें मैंने 4 महीने जाके कोचिंग ली थी। मैं वहाँ पे मैंने पीजी में एक अकोमोडेशन लिया। मैं सुबह कोचिंग लेता था, शाम को पढ़ाई करता था और रात में अपना जो भी रेस्ट करके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मेंटेन करी। तो जो भी मेरे शॉर्ट कमिंग्स थी जो रिटर्न के टाइम मैंने फील करी थी कि शायद मेरे मैथमेटिक्स वीक था या मेरे जनरल नॉलेज वीक था, वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मैंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की। जब आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। आपको आंसर या तो आता है या नहीं आता है। ये जो गेस वर्क के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करते हो, वहाँ पे उस चीज़ को आपको कम करना है। डेफिनेटली 100% पेपर या तो किसी को आता ही नहीं है या बहुत कम लोगों को आता है। हमारा एम इसके अंदर पासिंग मार्क्स लेना है। पासिंग मार्क्स मींस पासिंग मार्क्स है थोड़ा से ज़्यादा मार्क्स, है ना, ताकि हमारे को कॉल आ जाए फॉर एसएसपी। वो अचीव करने के लिए आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं, और वो बेसिक्स आपके 8th 9th क्लास की बुक्स से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको सारे फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, थ्योरीज पता होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। और अगर आपको पहले से ही पता है तो आप खुद अपनी आप पढ़ाई कीजिए। मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से नहीं था, मेरे पास कॉमर्स था, तो मैंने कोचिंग ली, मैथमेटिक्स की ट्यूशन्स ली और अपने क्लियर किए और अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। तो सर आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आर्मी ही थी सीडीएस में या फिर एयरफोर्स नेवी? मेरी हमेशा से आर्मी थी। तो आर्मी में ये भी क्लियर था आपको कि मेरे को इन्फेंट्री में ही जाना है, या जो आपकी नहीं, ये आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो उसके बाद बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे कैडेट्स की चेंज होती रहती है, ठीक है, बहुत कुछ चेंज होता है एकेडमी के अंदर। बहुत चीज़ें आपको उस वक्त इंस्पायर करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। आपके उस वक्त आपके बहुत ऐसे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनको आप देखते हो, वो जिस रेजिमेंट्स के होते हैं आप उनसे इंस्पायर होकर वो रेजिमेंट्स ऑप्ट करते हो। यूनिफॉर्म्स आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जैसे गोरखा जो हैट है वो लोगों को पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो और उनकी यूनिफॉर्म पासिंग आउट में भी डिफरेंट लगती है ना। तो और अब तो जैसे मूवीज़ बन गई हैं स्पेशल फोर्सेस के ऊपर, तो हर टाइम किसी ना किसी चीज़ का क्रेज़ चलता रहता है। जब मैं इंडियन आर्मी में एज अ कैडेट गया था तब आर्मर्ड ज्वाइन करने का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। जनरली लोग आर्मर्ड ऑप्टी बहुत हुआ करते थे। तो आपने आर्मर्ड ही की या इन्फेंट्री? नहीं, मैंने आर्मी ऑर्डिनेंस कोर करी। इट इज़ अ लॉजिस्टिक कोर, और कहते हैं कि आपके उस वक्त जो बड़े और जो आपको एडवाइस करते हैं, आप भी उन चीज़ों के ऊपर सोचते हो और आप उस हिसाब से अपनी आर्म और सर्विस चूज़ करते हो। ठीक है सर, इस पे बाद में आएंगे, थोड़ा टाइम बाद में जी। आपकी फील्ड पे। अभी जब आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो एसएसबी की प्रिपरेशन आपने साथ में स्टार्ट की या फिर आपने वेट किया कि मेरा सीडीएस क्लियर हो जाए मैं उसके बाद में करूँगा, और वो कैसे करें? मैंने पहले 1 एट अ टाइम एक अपना गोल रखा लाइफ। पहला मेरा गोल सिर्फ अपना रिटर्न क्लियर करना था। जब मैंने अपना सीडीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मैं ओटीए के लिए सिलेक्ट हुआ, आईएमए के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने ये चीज़ अपने बारे में समझा कि मैंने मैथ्स का पेपर क्यों नहीं क्लियर करा, जबकि मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन भी अच्छी करी थी। मुझे समझ आया कि शायद मेरी तो आप एसएसबी के लिए भी नहीं गए? मैं उसके लिए गया। अच्छा, ठीक है, मैं गया। तो मेरा जो गोल था वो हमेशा, मैंने एक करने के बाद दूसरी चीज़ को छोड़ा नहीं। आपका जब मेरे टाइम में, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, रिटर्न क्लियर होने के बाद एसएसबी आने में 3 से 4 महीने लगते थे। तब तक दूसरा अटेम्प्ट का भी आपका रिटर्न ऑलमोस्ट वहाँ आ जाता था। यानी मैंने जब तक अपना जिस एंट्री को मैंने फाइनली ज्वाइन किया,
उसका रिटर्न मैंने अपनी जो फर्स्ट OTA के सिलेक्शन जो SSB है उसके पहले दे दिया था। यानी मैंने एक रिटर्न क्लियर कर लिया था, एक रिटर्न दे दिया था, और उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गया था। उस वक्त ऐसे कुछ हुआ करता था। तो मैंने अपनी रिटर्न के लिए पूरी वापस मेहनत करी, मैंने बुक्स निकाली, मैंने समझा, और इस बार मुझे गलती ये समझ आई मैथमेटिक्स के अंदर कि मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैंने लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स बैठ के सॉल्व किए। उस टाइम में गूगल, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए आपको बहुत सारी दुकानों में, बुक्स के जो स्टोर्स हुआ करते थे, उस वक्त मेरे फादर जम्मू के पास एक जगह थी नगरोटा, वहाँ पोस्टेड थे, और जो नियरेस्ट मार्केट था, जो बड़ा मार्केट जहाँ बुक्स मिलती थी, वो जम्मू था। और उस वक्त ऐसे अमेज़ॉन नहीं होता था कि आप सीधा बुक देखो और उसको कार्ट में डाल के पेमेंट करके घर बुला लो। नो सर, आई थिंक 2010 में मैंने NDA के लिए अप्लाई किया था। जी। सो उस टाइम पे अपना रोजगार न्यूज़पेपर उसमें वो आता था, तो अब उसमें जो नोटिफिकेशन है वो 8-9 पेजेस का है जी। और हमारे स्कूल में आता था, घर पे नहीं आता था। तो स्कूल में वो पूरा पढ़ना है, उतना टाइम ही नहीं है। तो अब मैंने सर से कहा कि सर आप न्यूज़पेपर इशू कर दो। बोले न्यूज़पेपर इशू नहीं होते। तो वो आप छुट्टी होने के बाद सर से जा रहे हो, लेके आ रहे हो। तो दोज वर डिफरेंट डेज। सारी चीज़ें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता था। आपको फॉर्म सबमिट करना है तो उसको लिए मेरे को याद है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट कर रहे हो, लाइन में लगती थी, जो स्टैंप लगती थी 100 रुपए की। जी जी सर। और वो खरीद के लगा के आपको भेजना, वो लाइन में लग के, और वो आप सारी चीज़ें करो। तो आपको अगर कुछ एफर्ट्स भी लगाने होते थे तो कई बार तो पता ही नहीं होता था कि एफर्ट्स लगाएं कहाँ। अगर मेरे को जहाँ तक समझ आया कि काश मैं अपने ऐसी जाके कोई बुक लूँ जिसमें लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स मुझे मिल जाएं। और मैं 1-2 बुक स्टोर्स के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी कोई बुक हमारे पास नहीं है। फिर मैं जो नियरेस्ट सिटी थी मेरे पास, जालंधर, वहाँ मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा एक बार तुम भी चेक करो अपने जाके बुक स्टोर पे। तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि वहाँ पे उसको एक ऐसी बुक मिली है, एंड देन उसने उसको मुझे पार्सल किया और वो बुक मुझे मिली। मैंने फिर पढ़ाई करी, और इस बार मैंने जब लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स बैठ के सॉल्व किया तो मुझे एक पैटर्न समझ आ गया कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप से कितनी डिफ़िकल्टी आपके उस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर रखते हैं। तो मैंने इस बार CDS के अंदर IMA का भी पेपर क्लियर कर लिया। तो यस, अब आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैंने SSB की कोचिंग स्टार्ट करी। एक्चुअली SSB की कोई फॉर्मल कोचिंग होती ही नहीं है, इसे मैं एक बिजनेस बोलूँगा, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि एम सामने वाले का अगर वो आपसे पैसा ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, नहीं। अगर वो आपको टाइम दे रहा है और उसके लिए वो उसके बदले कुछ अगर वो आपसे चार्ज कर रहा है तो वो ठीक है, डिपेंडिंग आप उसको कर सकते हो, तो कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं दे आर कीपिंग देयर कमिटमेंट। ये अब आपका डिसीजन है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे रिटर्न की कोचिंग लेके आपको एक लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा, वैसे ही अगर आपको SSB की कोचिंग लेके भी एक लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा तो वो गलत है। SSB में आपको, आप देखिए दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो किसी भी बड़ी MNC की कंपनी हो, इंटरव्यू आपका 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा, इससे आगे कभी नहीं गया है। शॉर्ट अगर रहेगा तो हाफ एन आवर भी हो सकता है, मैक्स जाएगा तो 3 आवर्स तक चला जाएगा। यहाँ आपके ऊपर 5 दिन लगाए जा रहे हैं। तो 5 दिन अगर वो आपको असेस कर रहे हैं, 3 अलग लोग इंडिपेंडेंटली बैठ के, साइकोलॉजिस्ट, GTO एंड IO, और आप सोचते हैं कि आप अगर कोई कोचिंग सेंटर का कैप्सूल 10 दिन का जो अटेंड करते हो आप उस बन जाओगे, तो आप गलत हो। ज़्यादातर जो लोगों से मैंने आज तक इंटरेक्ट किया, जो मुझे आज सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट करते हैं, लोग मिलते भी रहते हैं, बातें भी करते हैं, उनको ये गलत फहमी है कि SSB में दे आर लुकिंग फॉर परफेक्शन। नहीं, दे आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आपकी कोई भी 10 दिन के अंदर क्रिएट कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक। तो SSB की जो आप कोचिंग लेते हो, वो आप बेसिकली उसके प्रोसीजर समझते हो कि कोचिंग में आप ये समझते हो कि वो 5 दिन SSB में आपका कैसा, क्या एग्ज़ाम किस तरीके से होएगा। हाँ, एक
बेसिक आइडिया है कि बेसिक क्या आइडिया होने आप वाला है लेते हैं। और कैसे आपको परफॉर्म करना है, आप that's it। अगर नहीं भी लो, क्योंकि देखिए वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आज आ, मुझे नहीं पता लोग कितना परसेंटेज प्रिपेयर्ड जाते हैं या अनप्रिपेयर्ड जाते हैं। मेरे टाइम में बहुत सारे ऐसे जो मेरे साथी थे जो ऑफिसर बने, यानी मैं अगर रेशियो बोलूँगा तो एटलीस्ट 70% ऐसे होते थे जो फॉर्मल कोचिंग तो कहीं से लेके नहीं आते थे। फॉर्मल कोचिंग उनके अभी आस ये परसेंटेज ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। अभी ठीक है बहुत बच्चे कोचिंग लेके जा रहे हैं। जी। तो और जो मुझे समझ आता है, क्योंकि अब तो आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस ऑल्सो, आपको कुछ ही देर में एसेस करके समझ जाते हैं कि आपने कोचिंग ली है या नहीं ली है। हाँ, और उसी हिसाब से वो आपके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल भी ऊपर से नीचे बढ़ा देते हैं। सो आप अपना पोटेंशियल पे भरोसा रखिए, और पोटेंशियल बहुत पहले से आपको क्रिएट करना पड़ता है, ये ओवरनाइट क्रिएट नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो सर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो अभी 5th 6th स्टैंडर्ड में है और उसके पेरेंट हैं, वो ऐसा बच्चे के लाइफस्टाइल में या डे रूटीन में क्या चेंज लाएं कि वो धीरे ही सही बट वो पोटेंशियल डेवलप करना स्टार्ट कर दें? वो अपने रूटीन में पहले चेंजेस लाएं। बच्चा लाइफ में अपने पेरेंट्स को देख के ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे उठें और बच्चे को सोच रहे हैं कि मैं 6 बजे उठा के दौड़ाने भेज दूंगा या उसको फिजिक। आप अपनी रूटीन में लाइए, आप स्क्रीन टाइम अपना लिमिटेड रखिए, आप अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को इम्बाइब कीजिए, रीडिंग करिए, आप बाहर निकलिए, ऐसी मॉल की जगह कोई हिस्टोरिक जगहों में जाइए, ट्रैकिंग करिए, बच्चे से डिस्कशन करिए बैठ के, तो अपने आप उस बच्चे में 5th 6th से वो बेसिक क्वालिटीज़ डेवलप होने लगेंगी। और उसको मेरे हिसाब से एनकरेज करिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनिए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए। आई रिमेंबर जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे एक दोस्त थे, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी एंड यूपीएससी मेंस में पता है हमें राइटिंग ही रिक्वायर्ड रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या राज है। उन्होंने कहा जब मैं छोटा था ना, तो जैसे मैं स्कूल से 4th 5th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे फादर कभी मेरे से डायरेक्टली बात नहीं करते थे, रेयरली। उन्होंने दिन बना रखे थे कि सैटरडे संडे को बात करेंगे, बाकी टाइम बोला हमारे लेटर चलते थे, चिट्ठियाँ चलती थी। तो मैं, अगर वो घर पे भी हैं, डोर खुला है बट मैं डोर के एक साइड बैठा हूँ, वो दूसरी साइड है, तो मैंने अपनी बातें लेटर पे लिख के वो डोर के नीचे से करी कि मेरी चिट्ठी चली गई है। उन्होंने उसका उसी में रिप्लाई करा। शायद उनका वो तरीका था कि बच्चे को राइटिंग सिखा दें। तो ऑब्वियसली पेरेंट को पहले वो चीज़ें करनी पड़ेगी और इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ना कि सिंपली कि वो कहें कि बेटा पढ़ लो और बच्चा पढ़ लेगा। शायद वो नहीं होने, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई, अगर ये कोई ऐसी कैप्सूल होती जो आप जाके खिला देते और बच्चे को डेवलप हो चुकी होती, तो अभी तक बहुत पहले हो चुका होता है। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये एक आपको धीरे धीरे आपको ये क्वालिटीज़ पहले तो अपने अंदर लाने होती है और फिर आपके बच्चे के अंदर आती है। ठीक है, आपने कोचिंग नहीं ली बट अपने लेवल पे आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? लेट्स से न्यूज़पेपर या करंट अफेयर आपने कैसे किया? फिजिकल आपने कितना किया कि फिजिकली आप? मैंने एक फॉर्मल कोचिंग नहीं ली, मैंने कहा। हाँ बिल्कुल। बट मुझे जो भी इंसान कहीं पर भी मिल जाता था, उस टाइम में ना इंटरनेट होता था, STD PCO पे जाके आपको कॉल्स लगाने होते थे, तो मेरे फादर के थ्रू, लोगों के थ्रू, किसी के भी थ्रू, कोई भी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मुझे पता चलता था कि किसी ऑफिसर ने, बिकॉज आई बिलोंग टू एन आर्मी बैकग्राउंड, तो मेरे तो चारों तरफ फौजी थे। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं हर ऑफिसर के पास जाके पूछने लगा कि आपने इंटरव्यू में क्या किया था, या इनफैक्ट मेरे फादर ने भी मुझसे कभी शेयर नहीं किया कि उनके इंटरव्यू में उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे या कैसे उन्होंने अपने GTO टास्क करे थे। नहीं, 2-4 बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, दैट्स फाइन। जो जिस इंसान ने वहाँ पे एज अ GTO, IO या साइकोलॉजिस्ट सर्व किया है, आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट दोज पीपल इन लाइफ, और उस बंदे से चाहे वो मुझे 10 मिनट का भी टाइम दे, मैं जाता था, मिलता था। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, हर आदमी आपको सब कुछ नहीं सिखाएगा और सब कुछ आपको एक आदमी नहीं सिखाएगा। कोई एक चीज़ कोई एक इंसान बता देता था, अगला इंसान कोई और चीज़ के बारे में बता देता था, और मैं अपने नोट्स बनाता था बैठ के, और मैं समझ गया था जाने से पहले कि किस टास्क के अंदर क्या चीज़ वो चेक करने वाला है। ये नहीं कि मुझे जवाब क्या देना है, वो आपके क्या चीज़ों को चेक करेगा। तो मुझे अपनी पर्सनालिटी को ध्यान रखते हुए
क्या आंसर देना चाहिए, बिकॉज देखिए अगर मैं उसको ये बात बोलता कि मैं ब्रिलियंट था पढ़ाई में, तो वो मुझसे ये सवाल जरूर पूछता कि फिर आपने एनडीए का रिटर्न क्लियर क्यों नहीं किया। ट्रू। और ये भी सेकंड अटेम्प्ट में आईएम में निकल रहा है, फर्स्ट में ओटीए था। आप बिल्कुल, तो आप को चीज़ों को रटना नहीं है और वहीं आप गलती कर देते हो। आप किसी और के आंसर्स अपनी लाइफ में जब चिपकाते हो तो आप हार जाते हो। आपको समझना है कि इस वक्त ये क्या चीज़ आपके अंदर चेक कर रहे हैं, और वो चीज़ें मैंने समझी। सो जब आपका हो गया कि रिटर्न अभी हमारा क्लियर है, तो आपका डे रूटीन क्या था? लेट्स से आप कितना टाइम किस एक्टिविटी को दे रहे थे, और क्या फिर आपके फर्स्ट एसएसबी में ही रिकमेंडेशन हो गया था या फिर एक दो अटैम्प्ट और लगे? नहीं, मैं फर्स्ट एसएसबी में ही रिकमेंड हो गया था। मैं फर्स्ट एसएसबी में रिकमेंड भी हो गया था, मेरिट में भी हो गया था और मेडिकल भी हो गया था। उस टाइम मेरिट का शायद इतना हाँ, issue इतना नहीं होता जितना था। आज यस, होता है। आपकी बात सही है। 2003 के आसपास मेरिट तब तक प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हुई थी। जनरली अगर आप हो जाते थे तो सिलेक्ट हो अगर जाते थे। मेडिकली फिट हैं तो आप फाइनली आप मेरिट लिस्ट बट मैं कहते ना, आदमी की उस टाइम में जो दायरा होता है वो उसके एक्सपीरियंसेस और लोगों से। तो मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिनका घर मेरे घर के सामने ही था, ऑफिसर के बेटे थे, जो एनडीए की मेरिट में नहीं आ पाए थे। बट तो कहीं ना कहीं वो डर तो रहता ही है हमेशा। लेकिन यस, मैंने बहुत मेरिट के बारे में नहीं सोचा था, और इसी रीज़न से बहुत सारे मेरे जो साथ में आईएमए में जो ऑफिसर कैडेट्स थे, जिन्हें हम जेंटलमैन कैडेट करते हैं, वो लोग पहले ओटीए ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे जो और ओटीए में 2-3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद जब उनका आईएमए में भी सिलेक्शन हो जाता है और मेरिट पे नाम आ जाता है तो सीधा आईएमए पहुंच जाते हैं। मैं बहुत ही कम उनमें से था जो सीधा आईएमए ही गया था, मैं ओटीए नहीं गया था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं मेरिट में हूँगा। बिल्कुल, पर वो गैम्बल भी था लाइफ का। दैट्स ट्रू। वो गैम्बल ना, वो सर इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, वो अंदर से फीलिंग आती है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट यू हैव कॉन्फिडेंस कि यार ये तो मैं कर लूँगा। दूसरों के लिए वो गैम्बल हो सकता है, बट आई थिंक अगर आप खुद पे इतना कॉन्फिडेंस कर पा रहे तो मेरे लिए वो कॉन्फिडेंस है। जी। अभी जब आप एकेडमी में पहुँचे तो एक परसेप्शन दे के पहुँचे होंगे कि एकेडमी कुछ ट्रेनिंग कुछ ऐसी होने वाली है, और रियलिटी में जो हुई उसमें डिफरेंस कितना था या ऑलमोस्ट सेम ही थी? बहुत। एक तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से था, और बेस्ट थिंग अबाउट माय फादर वाज वो मुझसे ये सब चीज़ें कभी डिस्कस करते ही नहीं थे। इनफैक्ट जब मैंने उनसे पूछा कि ही वाज एन एक्स एनडीए, ओके, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि आईएमए की ट्रेनिंग होती कैसे है। बड़ी कैजुअली उन्होंने मुझे बोला, अरे इट्स लाइक अ होटल, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड ही वाज ट्रू, फॉर हिम इट फॉर हिम इट वाज, ही कॉल्ड इट अ रिजॉर्ट। मैंने होटल भी नहीं, उन्होंने रिजॉर्ट यूज़ किया था मुझे। Oh, it's a resort. You get up in the morning, you do your PT or drill, come back, have your breakfast, go for classes, evening games, and the day is over. अब एक एक्स-एनडीए के लिए तो वो शायद वैसा ही होगा। बिल्कुल, उनके लिए वो ट्रू था, इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए वो सही था। लेकिन उनके बेटे जो पहली बार इस लाइफ में जा रहा था तो वैसा नहीं था वो। बट अगर कोई भी जगह पे, जैसे मेरे साथ जो फर्स्ट डे एक बंदा आया था, ही वाज फ्रॉम बिहार, और वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड उसने शायद 1 बार या 2 बार प्री या मेंस भी करा हुआ था, बहुत पुरानी बात है। वो 4 दिन में, क्योंकि आप जब फर्स्ट जाते हो, हम सबको हमारे इंडिविजुअल रूम्स मिलते हैं आईएमए में, बट कुछ दिन आपको सबको एक साथ एक रूम को आपको स्टडी रूम बना दिया जाता है, और एक ही रूम में आप दोनों को सोना होता है। इसका रीज़न हमारे टाइम में ये होता था कि या तो कोई सुसाइड केसेस हो गए थे, या ये छोड़ के जाने के जो केसेस होते हैं, इनिशियली आपको थोड़ा सा कोई एक साथी होना चाहिए कि आपके साथ में। तो 2 रूम्स तो थे, लेकिन एक रूम आपको स्लीपिंग के आपके बेडरूम के लिए बनाना पड़ता था, और एक रूम आपका दोनों का स्टडी रूम हो जाता था। तो जो मेरा इनिशियल बडी था वो 5 दिन में वो एकेडमी छोड़ के चला गया था, और मुझे ये समझ आया उसके बाद, चाहे वो एकेडमी रही हो, चाहे वो कहीं पे भी मैं गया हूँ, चाहे स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन हो, चाहे ट्रांजिशन हो आफ्टर आर्मी एज अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर आप कहीं पे भी 30 to 35 डेज रह जाते हो तो आप उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो।
अगर आपने इन 30 डेज में गिव अप कर दिया, आप हार मान गए। टफ होता है ये 30 डेज, बिकॉज आपकी एकदम रूटीन चेंज हुआ है लाइफ में। जो भी आप जिस इंटेंसिटी के साथ जी रहे थे, जो भी आपकी लाइफ में कंफर्ट्स थे, वो सब एकदम आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आप 30 डेज तक स्टिक कर जाओ उस जगह पे, तो आप फाइनली कहते हैं ना, वो जो फेंकने वाला दिन होता है जब आप अपने पीपिंग आउट करके ही निकलते हो। और अगर आप उन 30 डेज में गिव अप कर दो तो आप, तो 30 डेज येस इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आपको चाहे आप कितना भी बोलो, सुबह 3 बजे उठ के आपको 6 बजे मतलब 3 बजे उठा के, तो वो 6 बजे हम फिज़िकल फिटनेस के लिए जाते थे, कोई आराम करने के लिए थोड़ी जाते थे। तो 3 बजे उठ जाते थे। एक आपका प्रोसीजर्स होते हैं, आपकी प्रिविलेजेस होती हैं। फर्स्ट टर्मर की अलग प्रिविलेजेस होती हैं, सेकंड टर्मर की अलग प्रिविलेजेस होती हैं। आपको करा जाता है रात को 12 बजे सोना और 2:30 बजे 3 बजे उठ जाना एक रूटीन बन चुका था। घंटों घंटों एक ही जगह पे, वो फॉल इन कहते हैं जो परेड के लिए आपको जो एक जगह खड़ा कर कहते हैं, वो आम बात हो गई थी। आपको लेक्चर मिले जा रहे हैं। मतलब वो ऐसा लगने लगा था कि वो 2-4 दिन में ही ऐसे लगा था कि सालों यहीं से ज़िंदगी कटी, और पता नहीं अगले कभी इधर से पास आउट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बट इस वक्त एक ही चीज़ को मैं कहूँगा, एक दिन काटो बस अपनी ज़िंदगी का ना, अगला मोमेंट क्या है बस उसके बारे में सोचो। आज एक दिन आपका पास हो गया, बस दैट्स इट। ना अगले महीने की सोचो, ना अगले टर्म की सोचो, ना पासिंग आउट की सोचो। आज का दिन उस कैलेंडर के ऊपर काट दो जाके, और बस आगे बढ़ते रहो। शायद यही होता है सर, बड़ी टास्क अगर बड़े गोल हैं आपके, सो आई थिंक उनको पीसेज में कट करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा देखोगे तो नहीं कर पाओगे ना। दैट्स ट्रू। एक लर्निंग जो आपने पूरी लाइफ या अभी तक चेरिश कर रहे हैं, जो IMA ने सिखाई, हार्ड वे में सिखाई, शायद वर्ड्स में नहीं, बट एक जो आपके करेक्ट एक तरीके से स्वभाव में चेंज आ गया, करेक्टरिस्टिक चेंज हो गई एक तरीके से, वो क्या थी? मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जिंदगी में देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको उस प्रोसेस से जाना होगा जिस प्रोसेस से दुनिया में हर आदमी गया है और उस मुकाम पे पहुंचा है, अगर आपको पहुंचना है। मेरे एक मेंटोर थे, मैंने उनसे ऐसे ही किसी सेम चीज़ थी बट उनकी वर्डिंग अलग थी। उन्हें कहा था बेटा स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा। बहुत सही बात बोली थी। तो अगर स्वर्ग चाहिए तो एक बार मरने के लिए रेडी रहो। सो वो ये कि कुछ अगर आपको चाहिए तो हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं। बिल्कुल। और सब चीज़ों का हो सकता है, लक प्लस माइनस हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है, अप्रोच अलग हो सकती है, लेकिन हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और उसी लेवल का करना पड़ेगा जिस लेवल का करना है, जिस लेवल की आपका गोल है, वो जो सक्सेस। बिल्कुल। सो सर जर्नली कितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनकी ना SSB की कुछ बहुत स्पेशल स्टोरीज होती हैं, लाइफ लेसन्स भी वो वहाँ से सीखते हैं। कैंपस के अंदर नहीं, कैंपस के बाहर भी आप कैसे ट्रैवल किया, आपने क्या क्या सीखा? क्योंकि मेरे लिए जब मैं फ़र्स्ट SSB के लिए गया था, मैं पेरेंट्स के अलावा अगर रेलवे में ट्रैवल किया था, वो फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को डिफरेंस पता चला था स्लीपर कोच एंड जर्नल कोच का। तो बहुत सारी लर्निंग होती है जो SSB के प्रोसेस में जो आपने सीखा, या कोई ऐसी मेमोरेबल स्टोरी हो जो आपको लगता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए कोई लेसन कैरी कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट को रट लेते हैं और उसी को हम सोचते हैं कि इसी को हम अगर जब वहाँ पे सेम वर्बैटम में बोल देंगे या लिख देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने जब वो पूरा प्रोसीजर समझा कि ये क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉट दिस कि ये 15 क्वालिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, कि ये 15 क्वालिटीज़ मैं अपने, या तो मेरी इन 15 क्वालिटीज़ में मेरी फर्स्ट 5 क्वालिटीज़ कौन सी हैं, शायद आपकी वो 5 क्वालिटीज़ कोई और 15 क्वालिटीज़ में होंगी, वो मैंने अपने बारे में एसेस की, और मैंने सब कुछ उसी के राउंड अबाउट स्टोरीज़, वर्ड से सेंटेंस फॉर्मिंग करना स्टार्ट किया। स्टोरी राइटिंग के ऊपर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि मेरे को एक GTO थे, उन्होंने वहाँ पे SSB में रह चुके थे और वो जलंधर में पोस्टेड थे, और थ्रू वन ऑफ माई रिलेटिव मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ।
मैं अपने इन रिलेटिव, वो भी आर्मी में सर्व करते थे, उनके पास मैं गया और कुछ दिन उनके साथ रहा, और उन्होंने मुझे इन GTO से, जो एक्स GTO रह चुके थे, इनके पास भेजा। उन्होंने मुझसे GTO का कोई बात नहीं करी। उन्होंने मुझे बोला कल से तुम मुझे 10 स्टोरीज लिख के लाओगे और मैं उन्हें असेस किया करूँगा। मैंने कहा आपको क्या पता मैं क्या स्टोरी लिख के लाऊंगा? कहते हैं वो तो साइकोलॉजिस्ट की टास्क है वैसे हाँ। भी। नहीं, मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे असेस करोगे, मैंने उनसे जो पूछा कि आपको क्या पता मेरे को स्टोरी में दिखाई क्या दे रहा था। कहते हैं दैट्स नॉट योर बॉदरेशन, आप वो 10 स्टोरी रोज मुझसे लिख के लाओगे, जो मन करे, जहाँ जो दिखता है राइट। और जब मैं उनके पास वो 10 स्टोरी लेके जाता था, और वो मेरी जो मतलब केस लेते थे, है ना, ये क्या, व्हाट इज दिस स्टोरी, मैं उनसे बोलता था आपको क्या पता इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा था। कहते हैं दैट्स इमटेरियल, क्या स्टोरी लिखी है तुमने। उन्होंने बेसिकली बहुत एक डिफ़िकल्ट तरीके से मुझे बहुत आसान चीज़ सिखाई लाइफ में, जो शायद वो मुझे आसान तरीके से समझा देते थे तो मुझे कभी समझ ही नहीं आती। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारी स्टोरी के अंदर तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो हार्ड वर्क को, तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो किसी की मजबूरियों को, कि एक गरीब स्टूडेंट उसको, हाँ वो बॉलीवुड स्टाइल में एक बार फेलियर दिखा रहा हूँ अपने कैरेक्टर को, देन सक्सेस दिखा रहा हूँ। तुम इसके अंदर क्वालिटीज तो दिखा ही नहीं रहे हो, इसकी लाइफ में इसकी स्टोरी सिखा रहे हो। वो कोई पढ़ने, एब्सोल्युटली राइट वर्ड आपने यूज़ किया है कि ये कोई तुम बॉलीवुड के लिए कहानी थोड़ी लिख रहे हो। बिल्कुल। और ये जब मुझे समझ आया तो मुझे समझ आ गया स्टोरी राइटिंग करनी कैसी है। तो जो टेम्पलेट आज के टाइम में जो बनता है वो ये होता है कि अब क्योंकि लोग आने लगे हैं, लोगों को समझ आने लगा है कि एक इस टाइप का बिजनेस भी बंद कर सकते हैं, और ले दे के वो 50-100 फोटो ही हैं हर SSB के पास। बिल्कुल सर। ठीक है, और नहीं भी हैं तो आप बना दो स्टोरी, है ना, कि आपने तो क्रिकेट मैच के बारे में पढ़ा था और आ गया ट्रेन के बारे में, हाँ तो आप एडिट कर दोगे वो क्रिकेट मैच के लिए जा रहा है कि वो ट्रेन कहीं एक रेड लाइट पे उस पे रुकी, क्या कहते हैं, सिग्नल पे, वहाँ क्रिकेट मैच हो रहा था, मैंने पूरा क्रिकेट मैच देखा, क्रिकेट मैच खत्म हुआ। तो करना तो आपको एंड ऑफ द डे क्रिकेट मैच ही था। तो बात, जो पॉइंट मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर किसी भी चीज़ की गहराई में जाएंगे, रादर देन दैट शैलो नॉलेज रखना उसके बारे में, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से जब उनको प्रोड्यूस करेंगे तो सामने वाला आपका पोटेंशियल समझेगा, और वो आपका पोटेंशियल ही चेक करने के लिए बैठा है, और आपको ऑफिसर बनाने में काबिलियत है, और बस उसको ये देखना है कि इसमें बनने की काबिलियत है। उसके बाद एकेडमी बैठी है पीछे, बिल्कुल सर, ट्रेनिंग आपको पूरी मिलेगी। यहाँ पे सर दो चीज़ें हैं, जैसे बहुत बच्चों को, क्योंकि अभी मैं कनेक्ट करता हूँ SSS के साथ में, तो मेरा क्योंकि इंटरेस्ट है, मैं रहता हूँ कि सर मैं भी कॉल पे रहता हूँ अगर टाइम अवेलेबल है। तो वहाँ पे दो चीज़ें जो आपने बताई, पहली चीज़ थी कि स्टोरी राइटिंग, कि आप ग्लोरीफाई किस चीज़ को कर रहे हो। तो ऐसे ही अभी मेरे को लगता है कि अब जब आप स्टोरी अलग लिखने लग रहे हो, उसको अलग पर्सपेक्टिव से इमेज को देख रहे हो, तो आप खाली एक स्टोरी राइटिंग, अपना स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो, आप दुनिया को देखने का परसेप्शन चेंज कर रहे हो, नज़रिया, कि आप देख क्या रहे हो। जो आप फिर देख रहे हो तो सेम काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल प्रोड्यूस। दूसरा, आपने एक चीज़ कहा कि ट्रेनिंग तो आपकी होगी, यू आर नॉट ट्रेंड। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जो सिचुएशंस हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक है कि आप निहत्ते हो, 4 लोग विद नाइफ हैं, वो कहते हैं मैं ओवर पावर कर लूँगा नहीं है। तो उनको जो मैंने देखा, एक हमारी टीम में है कर्नल जया कुमार सर, तो वो कहते हैं ठीक है यार, तुम सीधा बॉर्डर पे जाओ, तुम्हें ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, राइट। तो ट्रेनेबिलिटी चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका सिंपल सा कहना ये रहता है कि अगर ट्रेनेबिलिटी उसी बच्चे की हो सकती है जो ऑनेस्ट है, एंड ऑनेस्टी इज़ अ वेरी डीप वर्ड। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हमसे झूठ बोल रहे, बहुत बच्चे खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं, एज एन ऑफिसर भी अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे सिर्फ आपसे आपके पैसे मांग रहा है कोई, और 4 बंदे हथियार के साथ है, हाँ, तो वहाँ पे भी पैसा देना ही आपकी समझदारी है। बिकॉज आपको ये समझना चाहिए आप लड़ किस चीज़ के लिए रहे हो, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो कंपैरिजन देते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग कि वहाँ पे लेट्स से कोई फीमेल है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे फिर मरना भी वर्थफुल है। किधर आपको नाम नमक निशान जो कहा जाता है, उसके लिए अपनी जान देने
के लिए उसको शहादत कही जाती है। बिल्कुल। अब ये मैं किसी को स्टोरी सुनाऊँ कि यार वो मेरा फ़ोन छीन रहा था और मैंने उस चक्कर में इतना इंजर हो गया, वो वैसे भी बेइज्जती है, राइट? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टोरी राइटिंग बहुत डीप चीज़ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और एसएसबी को मैं एज़ अ एग्ज़ाम ना समझूँ, मेरे को लगता है वो एक वे है जहाँ पे आप अगर लाइफ में कुछ भी गलत कर रहे हो, अगर आप उसको अच्छे से करते हो तो वो आप लाइफ सही पाथ पे ला सकते हो। एब्सोल्युटली। क्योंकि उसको उसमें आपको इंट्रोस्पेक्शन करना ही करना है, और वो करोगे आपको अपनी कमियां दिखनी ही दिखनी है। बिल्कुल। सो यू हैव अ रूम टू एंड यू इम्प्रूव हैव दैट। टू बी प्रिपेयर्ड कि जो आपकी लाइफ में कमियां रही थी, देखिए कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है। एब्सोल्युटली। जैसे मैं जब एसएसबी के लिए गया था तो मेरे एकेडमिक्स में नंबर्स बहुत हाई नहीं थे। मुझे पता था कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर मैं इसमें सिर्फ लोगों को ब्लेम कर दूंगा कि ये था वो था, तो क्या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने 99 में जिनके फादर की पोस्टिंग हुई थी और उस साल क्या पूरा हाँ, एनडीए का बैच खाली गया था? बिल्कुल क्या सर। कोई ऑफिसर का बेटा या जवान का बेटा या किसी आर्मी पर्सनल का बेटा उस साल एनडीए में नहीं पहुंच पाया था? तो अगर वो पहुंच पाए थे तो आप क्यों नहीं पहुंच पाए थे? तो हर चीज़ को ब्लेम नहीं कर देना है, आपको समझना है कि देयर वर रीजंस विच, ये भी कुछ रीजंस थे, बट क्या आपने उसको आगे चल के कैसे आपने उनके ऊपर काम किया, इम्प्रूव किया? क्या आप अगली बार भी लाइफ में वही चीज़ों को अपना फेट कंपनी मान के बैठ गए, या आपने उनको ओवरकम करने की कोशिश की? ये सब चीज़ें वहाँ देखना चाहते हैं वो लोग, परफेक्ट लोग ना। वो खुद आज इतने साल की सर्विस के बाद मैं खुद आज अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता, ये सर तो वो तो मैं हो ही नहीं एक सकते आप। 17, 18 या 19 साल के बच्चे से कैसे परफेक्शन की उम्मीद रख सकता हूँ? बिल्कुल। हाँ, उसमें ट्रेनेबिलिटी हो कि उसको ट्रेन किया जा सके, वो सीखने के लिए इच्छुक हो, हॉनेस्ट हो, ऑनेस्ट। है ना? और एक मेरे को लगता है कि वो कोऑर्डिनेटिव हो, दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करे, ये रिक्वायरमेंट मेन रहती है। ठीक है सर, आपने बताया जैसे आप एक जीटीओ सर ने बहुत गाइड किया आपको। अब कोई एक एस्पिरेंट है जिसके फादर आर्मी में नहीं है, या उसका सर्कल नहीं है वो कनेक्ट कर सके, वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि कोचिंग हमें लेनी नहीं है, राइट? और वो इनफैक्ट आई फील कि अगर आपके अंदर OLQ हैं और सारी चीज़ें पॉलिश करनी है आपको खाली, तो मे बी वो 10 डेज़ का प्रोसेस आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ ओपनली इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 5 डेज़ में क्या होता है वो मेरे को पता चल जाएगा। OLQ बहुत लिखी हुई हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है। तो वो बच्चा कैसे प्रिपरेशन करे, वो गाइड कैसे ढूंढे? देखिए, ऐसे बच्चे को अगर मैं ये बोलूँगा कि उसको ज़रूर एक बार फॉर्मल कोचिंग लेनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि उसके आगे हर्डल्स कैसे आने वाले हैं और वो कैसे उनको प्रिपेयर करेगा। उस कोचिंग से उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उसको एक्स्ट्रा क्या है ना, देखिए जो आदमी वहाँ पे कोचिंग दे रहा है उसके लिए हर 10 दिन बाद एक नया बैच आता है, उसमें कुछ लोग आते हैं और वो उतनी नॉलेज देता है। क्यों अर्जुन लाइफ में द्रोणाचार्य का सबसे फेवरेट शिष्य बनाया, कोई और क्यों नहीं बन पाया? वो हॉनेस्ट था और मेहनती उसने था। उस समय भी उसने अर्जुन को द्रोणाचार्य ने मेहनत करते देखा जब सब सो रहे थे, बिल्कुल। ठीक है, अंधेरे में भी करते देखा, है ना? तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल, कहते हैं ना, यू हैव टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल करना पड़ेगा ज़िंदगी में, थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर अगर मेरे अंदर कोई कमी है आप मुझे बताइए, कोई चीज़ मेरे अंदर ठीक है वो भी मुझे बताइए, क्या चीज़ और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। फर्स्ट डे में आपको कोई नहीं बताता ज़िंदगी में। सर मैं हॉनेस्टली इस चीज़ में लकी रहा हूँ, मेरे को मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो एक इसी से रिलेटेड एक स्टोरी बताई थी मेरे टीचर ने। उन्होंने कहा कि एक बार ना एक आदमी आया, वो बस से उतरा, उसको किसी जगह पे जाना था और वो वहाँ पे बैठ गया और वहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे वो पूछ रहा है कि लेट्स से कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, XY सिटी या सेक्टर, कि उसके लिए कहाँ से बस मिलेगी या ऑटो मिलेगा या कैसे जाना है। तो उसने काफ़ी उससे पूछा, किसी ने नहीं बताया। तो फिर वो खड़ा हुआ कि यार कोई नहीं, निकलते हैं बाहर, चलते हैं, पहुँचेंगे। उसने जब ये करा तो उसके बगल में ही जो एक बंदा बैठा हुआ था उसने बताया ऐसे ऐसे बाहर ऑटो मिलेगा, जाए। उसने कहा मैं 1 घंटे से पूछ रहा हूँ, आपने तब से क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं था ना कि आपको असली में जाना है कि टाइम पास करना है। असली में जाना है तो मैंने बता दिया, अब मेरे को लगा। तो जो रियल मेंटोर होगा वो पहले एनालाइज करेगा आप सीखने के कैपेबल हो, सीखना चाहते हो, उसके बाद फिर शायद जितने भी मेंटोर्स हैं, और इनफैक्ट आपको मिल जाएंगे रिसोर्सेज। तो हमें आज क्या करना है वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ आई कैन बी अ बेटर टुडे
कल का फिर चीज़ें विल फिगर आउट। अगर आप देखिए रविंदर जी, आज आपने मुझे बोला इस स्टूडियो पे आ जाइए, आपने गूगल लोकेशन भेज दी जी और मैं उस गूगल मैप्स को फॉलो करके आ गया। आज से 20 साल पहले लोग एक दूसरे के घर नहीं पहुंचते थे क्या? बिल्कुल पहुँचते थे सर। तब तो ना फ़ोन होते थे, है ना, और ना ही ऐसा कुछ होता था कि तो भी लोग निकलते थे, लोगों के घर पहुंचते थे, मिलते थे। समय ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगती थी, बिल्कुल। लेकिन पहुंचता था। तो जिस इंसान ने जहां पहुंचना है वो पहुंचेगा, ठीक है। आज के टाइम में अगर मुझे कोई ये बोलता है कि क्योंकि मेरे बैकग्राउंड आर्मी का नहीं है और मेरे पास राइट अप वो नहीं है, तो मैं ये बात को उसका एक्सेप्ट नहीं करूँगा। शायद मैं आज से 20-25 साल पहले मान जाता कि हो सकते थे, ये एक चैलेंजेस थे। आज यूट्यूब भरा हुआ है, बिल्कुल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। मेरे को लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी ऑफिसर को अप्रोच कर रहा है, मैसेज कर रहा है, डीएम कर रहा है कि सर मैं एस्पिरेंट हूँ, ये हेल्प चाहिए, वो मना करेंगे। मैं अपनी लाइफ में, मेरे फादर सोल्जर थे, तो ऑफिसर वो कनेक्शन नहीं था और वो रिटायर आ चुके थे जब मैं 6th स्टैंडर्ड में, पर मैं कम से कम 10 ऑफिसर से मिला था पर्सनल कैपेसिटी में, किसी ने मेरे को मना नहीं किया। तो मैं ये बोलूँगा कि आप सोशल मीडिया पे कांटेक्ट मत करिए। सोशल मीडिया पे क्या ना, क्या पता उसका टाइम ना हो। आपके आज जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, मैं इतना श्योर हूँ कि उसके आसपास कम से कम 4 से 5 ऑफिसर तो रहते होंगे। बिल्कुल ठीक है, उनसे जाइए, मिलिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए। उन्होंने एसएसबी दिया है, उसको क्रैक करने का क्या पता उनको आता हो या नहीं आता हो। उनसे पूरा समझने के बाद, ठीक है, उन्होंने कैसे किया, आप उनसे प्रोसीजर समझिए। क्या पता उनको याद हो, नहीं हो, जो भी क्वालिटीज इनकलकेट करने की कोशिश की, ठीक है। उससे उनसे और कोई रेफरेंस मांगिए कि सर या अंकल, जो भी आप जैसे भी उनको एड्रेस करते हैं, कि आप किसी जीटीओ आईओ से मुझे कनेक्ट करा सकते हैं। आप बोलिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे डेफिनेटली देयर आर पीपल हु हेल्प यू आउट, बट आप सोच रहे हैं कि मैं बस हाय लिख के और सीधा वो, दैट शुड बी एफर्ट्स आप समझ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एफर्ट्स लगते हैं टाइप करके किसी को पूरी तरह समझाने के लिए। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, आप जब कुछ चीज़ टाइप करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं, तो वैसे ही उस चीज़ को आप जो किसी को इन पर्सन समझा सकते हैं, वो चीज़ आप ऑन चैट नहीं समझा पाते हैं। वही चीज़ है कि आपको समझाना पड़ेगा कि मैं रियलिटी में चाहता हूँ, देन पीपल विल तो कम। मैं ये कहता हूँ कि मेरा अगर कॉर्पोरेट के हिसाब से आपको समझाऊँ कि उन 3-4 महीने मेरा जो एटीट्यूड था वो सेल्स के बंदे के जैसा हो गया था। बिल्कुल, कि एक से मैं दूसरे बंदे तक पहुंचता कैसे था। मैं उनसे मिलता था, किसी अंकल कहता था, किसी को सर कहता था, किसी के थ्रू रेफरेंस से कि पहुंच के उनसे, वो मुझे कई बार टाइम देते थे। ठीक है, वो समझते थे कि एक फेलो कलीग का बेटा है, पर फिर भी ऐसे नहीं था कि 2 मिनट में मुझे टाइम दे देते थे। कई बार कहते थे नो टुडे, तो आई एम गोइंग फॉर दिस, तो कहता नो प्रॉब्लम अंकल, मैं कल आ जाऊँगा, परसों आ जाऊँगा। ठीक है, कभी मेरे मुँह के ऊपर शिकंद नहीं आई कि अरे मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मैं कई बार बैठ के उनके घर के बाहर ही गार्डन में, तब कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, रील्स नहीं होते थे, मैं अपनी एक नॉर्मल सी बुक, कॉमिक्स ही, कई बार मैगजीन ही पढ़ता रहता था बैठ के। ठीक है, पानी की बोतल होती थी, पी लेते थे, नहीं होती थी तो साइड से मतलब मिल जाता था। इतना मतलब जब आप लाइफ में आपको नॉलेज लेनी है और आप में वो चाह है, तो आपको राह तो मिलेगी। ये बात के तो मैं 100, और आज के टाइम में तो 100% मिलेगी। नहीं सर, वो पहले भी मिलती थी, आज भी मिलेगी, और अब तो ज़्यादा आसानी से मिलेगी। तो मैं इस क्वेश्चन से एग्रीड नहीं हूँ कि किसी के पास अगर वो बैकग्राउंड नहीं है तो आज के टाइम में वो, आज तो और इजी हो चुका है लाइफ में। आपका एसएसबी कौन से बोर्ड में था? मैंने दोनों एसएसबी इलाहाबाद में दिए हैं। इलाहाबाद उस टाइम भी रिजेक्शन सेंटर के नाम से देखिए, ये ना एक क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, रिजेक्ट भी ज़्यादा होंगे, है ना। मेरे टाइम में एसएसबी उस इलाहाबाद में 4 बोर्ड्स थे, जबकि दूसरी जगहों पे 2 होते हैं। एक भोपाल और बेंगलुरु, या अदरवाइज इधर 4 थे। और बाय द टाइम मैंने अपना दूसरा एसएसबी के लिए गया था, तो मेरा टाइम में आई एम द फर्स्ट वन टू गेट सिलेक्टेड फ्रॉम 11 एसएसबी। वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ 11 एसएसबी। तो 5 एसएसबी के बोर्ड्स वहाँ खोल दिए गए थे। तो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतने ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। बट क्या होता है ना, सिलेक्ट वाले तो फेंस के उस साइड चले गए,
जो वो बाहर आए तो वो ज़्यादा हंगामा मचता है कि यार रिजेक्शन दूसरा सर एक भी हुआ जब मैं प्रिपरेशन, मेरा 11 एसएसबी में ही था, फर्स्ट एसएसबी। देखिए, हाँ, तो आई एम द फर्स्ट वन टू, आई एम फर्स्ट बैच टू गेट, मतलब जो 11 एसएसबी कर रहा है तो उसके फर्स्ट रिकमेंडेड ऑफिसर्स हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या होता है सर, अभी डायरेक्ट एंट्री भी बहुत हो गई है, तो डायरेक्ट एंट्री में ज़्यादा नंबर्स में बच्चे बुला रहे, तो दिखता है कि बहुत सारे बच्चे आए, और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली स्क्रीनिंग कम ही होते हैं कंपेरेटिवली। हमारे बैच में मेरे को याद है 660 रिपोर्टेड थे जो फर्स्ट डे पे किया था, एंड 35 गॉट स्क्रीनेड। तो बाकी तो बुराई आप करेंगे ही देखिए, ऑब्वियसली। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट स्क्रीन इन होना है, हाँ absolutely सर। बिकॉज ये भीड़ है। बिल्कुल। भीड़ में क्या पता आपको देखा ही नहीं गया वो। और आपको इस एक दिन में आपके ऊपर है कि आप अपनी क्वालिटीज़ दिखाओ। बिल्कुल रेस्ट 5 डेज जब आप रिकमेंड उसके लिए, सॉरी, सिलेक्ट, इसमें स्क्रीन इन हो जाते हो, तो जो आपके जितने भी आपके असेसर्स बैठे हैं वहाँ पे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुरेद की आपसे आपकी पोटेंशियल चेक करना। निकालना। बट इस पहले दिन आपको, कहते हैं ना, जब वो मैराथन में सबसे आगे खड़े होके सबसे पहले दौड़ना है, बिल्कुल यानी कि जब वो लोकल ट्रेन आती है मुंबई की, तो अगर आप नहीं खड़े हो आगे, तो ये आप या तो चढ़ नहीं पाओगे या उतर नहीं पाओगे। अगर आप उस गेट के पास नहीं पहुंचे हो, आपने अगर कभी लोकल ट्रेन में बिल्कुल सर, ट्रैवल किया हो बिल्कुल, मुंबई की, बिल्कुल है ना, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं हो मुंबई के, तो आप नहीं उतर सकते हो। वो आपको भीड़ ही नहीं उतरने देगी वहाँ से। तो उस पहले दिन में आपको परफॉर्म करना है, आपको ऐसी कुछ चीज़ें करनी है कि उस जीटीओ की नज़र आपके ऊपर चले और आपके चेस्ट नंबर के आगे बस वो एक टिक मार दे। वो टिक रहता है बस अगर वो टिक आ गया, सर। आपने 2 एसएसबी दिया है, ठीक है ना? तो एसएसबी में आजकल बच्चों का एक डाउट रहता है कि जो उनको ग्रुप मिला वो कोऑपरेटिव नहीं था, फिश मार्केट बन गई। सारे ही ग्रुप्स मार्केट होते हैं। तो उसमें कैसे आपको लगता है बच्चे को कॉप अप करना चाहिए? देखिए, यही तो क्वालिटी वो चेक कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आप क्योस में कितने काम रहोगे ज़िंदगी में। मेक सेंस। ठीक है। सो कोई भी एस्पिरेंट लेट्स से उसको लगता है कि जीडी अभी उसकी उतनी अच्छी नहीं है, डू यू फील कि अगर मैं 4 दोस्त जो एसएसबी बैकग्राउंड से भी नहीं है, वो उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, मैं उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ, इट विल मेक डिफरेंस, या फिर उसको स्पेसिफिकली एसएसबी के ही बच्चे ढूंढने चाहिए? उसको जो जैसे जहाँ शीशे के सामने खड़े होके करना है, बाथरूम में करना है, 4 लोगों के सामने करना है, हर अभी तो कुछ एआई करना भी है, चाहिए। एआई भी अभी तो एआई के साथ करना है, सब करना चाहिए। एनी एफर्ट इज नॉट वेस्टेड, एवरी इंच मूव्ड इज गेन। साइकोलॉजी की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो स्टोरी कि आपको ट्रेन दिखी या क्रिकेट दिखी, अगर क्रिकेट खेलना है तो आप वहीं पे पहुंचोगे। तो ये बहुत बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि सर ओवर प्रैक्टिस कर लेते तो हमें हर इमेज में जो पहले स्टोरी बनाई हुई है वही याद आ रही है, उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं और वो उनको पता चल रही है। तो प्रिपरेशन कितनी करें, ये भी एक वो है, और करें भी या ना करेंगे, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, मैं तो ये हमेशा मानता हूँ कि प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। और आज के टाइम में तो 100% प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। और ये कोई नहीं बता सकता कि अंडर प्रिपेयर्ड क्या होता है, ओवर प्रिपेयर्ड क्या होता है और राइट प्रिपरेशन क्या होती है। ये आपके रिजल्ट्स बताते हैं। ठीक, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप कभी नहीं बोलते आपने ओवर प्रिपरेशन की थी या अंडर प्रिपरेशन की थी। अगर आप रिजेक्ट हुए हो तो आप कभी भी प्रिपरेशन के कारण नहीं हुए हो, आप इसके कारण नहीं हुए हो कि आपको एक ही स्टोरी समझ आ रही है या एक ही स्टोरी वो आपने अपने दिमाग में बैठा ली है कि मुझे अगर जब भी कहीं मैं ये उसको नेगेटिव उसमें बता रहा था कि आपको पूछा क्रिकेट मैच था, हाँ, वो और आपने घुमा के ट्रेन जर्नी को भी क्रिकेट मैच। तो जब आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर लिया है कि मैंने ये 10 स्टोरीज रट ली हैं, तो आपने अपने आप ही आपको ट्रैप लगा लिया, आप प्रिपेयर्ड नहीं हुआ। बिल्कुल। आपने जब आप बेसिक समझ जाते हो कि क्वालिटीज़ क्या देख रहे थे, ये आपकी ये चेक कर रहे थे कि इसके आगे जब हर्डल्स आए, यानी आपने उसको एक स्टोरी बना दी कि ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, ही फॉट ब्रेवली एंड ही, एवरी आर्मी ऑफिसर इज सपोज टू फॉट ब्रेवली, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज नॉट, डजंट मीन कि वो गांव में पैदा हुआ है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या कहते हैं
गरीबी में उसने फिर ये डोंट कुछ उसमें वैट में कुछ बच्चे लिखते हैं लेट्स से ऑफिसर वर्ड है या लीडर वर्ड है, और लिखेंगे गुड लीडर लीड फ्रॉम फ्रंट। सो साइकोलॉजी जो मैं कॉल पे रहता हूँ वो पूछते हैं यार तू गुड बनेगा या बैड बनेगा। तो मैं इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ जो मैं बेसिक बताता हूँ। मुझे ना मैंने बेसिक्स के ऊपर बहुत काम किया था अपने। मुझे समझ आ गया था कि फौज में 2 टाइप के ऑफिसर्स वो चाहते हैं, या तो लीडर्स, अब ये गुड बैड तो कुछ होता ही नहीं है, एवरीवन इज गुड, है ना, बिल्कुल, या फॉलोअर्स। ईदर बी अ लीडर और बी अ गुड फॉलोअर। अगर आप लीडर नहीं बन सकते हो तो बी अ गुड फॉलोअर इन दैट एसएसपी, एंड इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। हाँ, बिकॉज एट लाइक इन दी जो अपनी कमांड टास्क होती है उसमें समटाइम यू आर प्लेइंग एज अ सबॉर्डिनेट, तो वहाँ पे भी अगर इफ़ आई एम नॉट टेकिंग इंस्ट्रक्शन राइटली तो वो भी नेगेटिव है, और अगर मैं दे नहीं पा रहा हूँ वो भी, बिकॉज आर्मी में तो हमेशा मेरे ऊपर भी रहेंगे, मेरे जूनियर्स भी रहेंगे, आई हैव टू लीड बोथ वे। ऐसे ही जैसे ग्रुप डिस्कशन है जनरली, जो फिश मार्केट है आपका, आपने जैसे मुझसे पूछा था जी कि फिश मार्केट बन जाता है, एक फिश मार्केट बनने की जो जगह होती है ग्रुप डिस्कशन ही तो होती है। और जो भी वो टॉपिक देते हैं उसमें आप देखना कि 70% या तो उसके प्रो में खड़े हो जाते हैं लोग या उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। आपको हमेशा अगेंस्ट द टाइड जाना है। सो यू आर, आप चाहे खुद उस चीज़ से बिलीव ना करते हो, लेकिन अभी तो आपको दिखाई देना है कि मुझे आई कैन सी आई एम डिफरेंट, है ना। ग्रुप डिस्कशन ऑफ MBA एंड ग्रुप डिस्कशन ऑफ आर्मी इज वेरी डिफरेंट। दे आर जस्ट नॉट ओनली चेकिंग योर नॉलेज, दे आर ऑल्सो चेकिंग योर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बंदा बोलता कैसे है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, किसी को कट करता है, या जब ये इसको लोग कट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन क्या है, क्या चेंज आ रहे हैं इसके अंदर, इसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंज आ रहे हैं। जब आप यही ग्रुप डिस्कशन किसी कैट के लिए या किसी और एग्ज़ाम जगहों पे देते हो तो वो आपकी नॉलेज, आपकी प्रोफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ये सब चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो आपकी कुछ और चीज़ें चेक कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको, मेरे टाइम में तो होता था कि आपको एक छोटा सा वो देते थे, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते थे उस टाइम में, उसमें थोड़े से ये होते थे हमारे ये स्क्रीनिंग स्टेज पे पे OIR टेस्ट होते थे, है ना, अभी भी होता है, बिल्कुल सर। उसमें आपके नंबर्स की वैल्यू नहीं है। अगर आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपने उसमें से 70 अटेम्प्ट किए हैं और आपके 60 राइट हैं, तो एज पर एक नॉर्मल इंसान आपके मार्क्स हो गए 60 आउट ऑफ 100, है ना। आपने 70 अटेम्प्ट किए और आप उसमें 60 नंबर्स लाए। कोई दूसरा कैडेट वो 90 अटेम्प्ट करता है और 55 ही लाता है। इन अ जनरल उसमें तो ये 60 वाला उससे आगे है, लेकिन इन दी मिलिट्री पार्लेंस, ठीक है, ये 55 वाला आगे है, बिकॉज ही कुड रीच 90 प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड सॉल्व 55 ओके इन दैट टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम गेटिंग इट। ठीक है, ये कोई वो वाला नहीं है कि उसको शीट को उसमें डाल दिया है, आपका रिटन एग्जाम नहीं है ये, उसका कोई रीज़न है आपको उस वक्त वो कराने का। ठीक है, तो आपने जब ये सब चीज़ें बेसिक समझी होती है, जब मेरा रिटर्न हो चुका है तो अब मेरे को ये क्यों ये इन सब चीज़ों के लिए टेस्ट कर रहे हैं। उनका रीज़न ये है कि ये कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स उतनी देर में लाइफ में, इसको अगर कोई चैलेंजेस आएंगे, ये कितने चैलेंजेस को फेस कर सकता है, एंड फिर वो भी वो चेक करते हैं कि कितने इसके एक्यूरेसी भी रहती है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपने 100 अटेम्प्ट किए और 10 ही ठीक हैं आपके, बट अगर आपने 90-95 अटेम्प्ट कर पाए और आपका 55-60 हैं और किसी ने 70 करके उसमें 68 करेक्ट करे हैं, तो इन GTO साइकोलॉजिस्ट आइज दिस पर्सन इज बेटर हु हैज अटेम्प्टेड मोर एंड स्कोर्ड लिटिल लेस। तो ये जब चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं तो आप बेटर परफॉर्म करते हो। हाँ, वो ये कि जो आपकी टास्क है, टेस्ट है, उसको अच्छे से आप समझो। कोई भी ना एक इंसान आपको ये ज्ञान दे नहीं सकता है लाइफ में। ये पता नहीं, मैं एटलीस्ट 10 से 15 GTO, 3 से 4 साइकोलॉजिस्ट और IO थोड़े मुश्किल से मिलते हैं आपको, तो 2 IOs से मिल पाया उस टाइम में।
जब कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई किसी की ट्रेल नहीं होती थी कि ये इज़, आज आप अगर हैशटैग SSB करके डालो तो आपको पूरा एक हाँ, वो प्रोफाइल्स खुल जाती हैं। वो इतना इजी टाइम नहीं था हमारे टाइम में। बस किसी से मिले, उनके घर गए, उनसे बात करी, फिर बोला अंकल एक और अगर आप किसी GTO को जानते हो, उन्होंने बोला यहाँ तो नहीं है बट ही इज़ पोस्टेड देयर इन जलंधर। देखा जलंधर तो 4 घंटे ही दूर है, चले जाएंगे एक दिन, है ना, क्या है वहाँ वो वाले रहते हैं, उनके घर रह लेंगे जाके, है ना। तब तो कोई ऐसा भी नहीं होता था कि booking.com पे आपने वो होटल बुक up and down दोनों कर कर लिए, कुछ नहीं, सुबह जाएंगे, थोड़ी देर मिलेंगे, शाम को देखेंगे, शाम रुक का पाए देख या लेंगे ना। नहीं। तो करके आ गए। तो और जब भी आप किसी के जास जाओगे ना, वो आपको ज्ञान दे देगा। बिल्कुल, ये मैंने एक चीज़ सीखी है, खाली हाथ नहीं आओगे आप कभी भी, शायद 100%। हाँ, वो हो सकता है वो ज्ञान वो दें जो आप अभी आप सीख नहीं कर रहे थे, बट हाँ ज्ञान जरूर लेके आप आओगे। बिल्कुल वो लेके आओगे आप। SSB में सर स्टोरी बहुत बनती है जो शायद अपने रूम में है या वैसे फ्रेंड्स के साथ में। सो कुछ ऐसी स्टोरी या लर्निंग लेसन हुए हों जो आपके कोर्स मेट ने सिखाया रेदर कि आपको असेसर्स ने सिखाए। देखिए, आपकी SSB से, मैं इस वक्त IMA के SSB की बात करूंगा क्योंकि फिर अब वही ज़िंदगी में रहे, है ना। जी। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या उस दिन गलती से GTO ने रिजेक्शन लिस्ट को तो सिलेक्शन लिस्ट नहीं बोल दिया था। और किस्मत बोलिए क्या बोलिए, जितने भी हम 20-25 टोटल 2-3 बैचेस चलते हैं ना, 2 SSB साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो उसके जो 8-9 सिलेक्ट हुए और हमारे 11 SSB के हम जो 8-9 सिलेक्ट हुए, तो हम 17-18 जो मेडिकल के लिए गए, उसमें से हम 12-13 एक ही कंपनी में IMA में पहुंच गए सारे। अच्छा, सिंगड़ कंपनी IMA। हाँ, तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ही बनेंगे। हम सारे एक दूसरे के SSB बैचमेट्स भी थे, और कोर्स मेट, और सेम कंपनी, मतलब आपके साथ जो SSB करता है, जो IMA में 12 कंपनीज हैं, तो आप सोच लीजिए कि अगर आप 6 आप या 7 आप हुए हो, 7-8 सामने वाले एक पैरेलल बैच में हुए हैं, तो कोई 2 आप एक साथ हो जाओगे मैक्स। हम पूरे आउट ऑफ 7 + 7 8 या आप मान लीजिए 16 हुए थे रिकमेंड, उसमें से 12 हम सिंगड़ कंपनी के अंदर थे। कंपनी कौन सी थी? सिंगड़ कंपनी, भगत बटालियन। सर ये बहुत रहता है कि कंपनी के नाम के लिए कुछ भी करना है ना, वो एक्सट्रीम आप कर रहे होते हो, तो क्या जुनून रहता है उस टाइम, और वो डाला कैसे जाता है? ये अपने आप डलता चला जाता है। आज जब मैं देखता हूँ कि लोग कंपनीज अपनी प्रोफेशन एक साल कुछ हज़ार या कुछ लाख के लिए 2 मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त कैसे डाला गया हमारे अंदर। बट वो आपके अंदर एक कोहेसिवनेस क्रिएट की जाती है, वो ट्रेनिंग में फर्स्ट डे से क्रिएट की जाती है। जिसे आप रगड़ा समझते हैं, जिसे आप वहाँ पनिशमेंट समझते हैं, वो आपकी बॉन्डिंग है, वो आप में ब्रदरहुड क्रिएट किया जा रहा है फर्स्ट डे से। क्योंकि गलती किसी की भी पनिशमेंट सबको मिलेगी, तो वो ब्रदरहुड क्रिएट होने लग जाता है आपके अंदर। उसका दर्द आपका दर्द हो जाता है, वहाँ पे आप टीम बन जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप सबसे आगे पहुँच गए और आपने कहा मैं विनर हूँ, पूरी कंपनी साथ आती है। तो जो सबसे कमज़ोर है उसको भी आपको उठा के लेके आना होता है। कुछ देर उसको प्यार से लाते हो, कुछ उसका गुस्से से लाते हो ना, आप कुछ उसको फिर झगड़ा करके लाते हो, फिर उसके 2-4 सामान भी ले लेते हो, फिर उसको। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरे जो रूट मार्चेस थे उसमें जिस भी मेरे साथ मेरा जो जेंटलमैन कैडेट था, बड्डी था, कोई था जिसने अपनी कभी मुझे पानी शेयर किया होगा, मुझे आज भी याद है। हाँ, बड़ी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो भाई से भी ज़्यादा प्यारा होता है, बिकॉज यू ट्रस्ट हिम विद योर लाइफ। यस, ना ऑपरेशंस में। मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि मैं जब SSB पहुंचा तो जो रिकमेंडेड कैडेट होते हैं, है ना, कैंडिडेट, सॉरी कैडेट तो आप एकेडमी में कैंडिडेट कहते हैं वहाँ पे, है ना। तो जब मैं IMA के लिए पहुंचा तो 2 मिनट में हवा फैल गई कि ये तो OTA का रिकमेंडेड वाला बैठा हुआ है। तो 2 बंदे मेरे पास आए, दोनों, और ये अब आप रिपीटर बैच में जाते हो। बिल्कुल। तो वो दोनों NDA के रिटर्न उसमें तो सॉरी SSB में रिजेक्टेड थे। उसमें एक था मेरा, ही इज़ नो मोर नाउ, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन।
रितेश पुनिया है ना, सेम फ्रॉम झुंझुनू, वेरी टॉल, मतलब आई एम 6 फुट, ही वॉज 6'3", वेरी, मतलब शरीर से वो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी और मन से कहते हैं ना जैसे बच्चा, ठीक है। उसका पूरा SSB वॉज अराउंड क्रिकेट। उसको बोला 5 मिनट किसी टॉपिक पे बोल, टॉपिक कुछ भी आया बोल के वो क्रिकेट पे आया। उसकी पूरी स्टोरी क्रिकेट में, ही वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन एंड अ फील्डर। हिज एंटायर SSB वॉज क्रिकेट 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 एंड ही मेड इट दिस टाइम, ठीक है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, कि वो लाइफ में इतना ऑनेस्ट आदमी था, इतना प्यारा इंसान था, ठीक है। एंड जब उसका भी हो गया मेरे साथ, हमारा मेडिकल हुआ, जब हुआ तो हम जब एकेडमी पहुँचे, तो आप एकेडमी में जाके अपना कॉल लेटर देते हो और उसी वक्त आपको बताया जाता है कि अब आपको इस कंपनी और इस बटालियन में इस कंपनी में जाना है ना। उसकी बस खड़ी होती है, आपको बिठा दिया जाता है और भेज दिया जाता है। और 2 दिन होते हैं आपके, 2 या 3 दिन होते हैं जिसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो मैं एक टिपिकल, हम लास्ट डे की रिपोर्टिंग करने पहुंचे, हमने कहा क्यों पहले 2 दिन चले जाके रगड़ा और खाना, तो 3 दिन मिलते हैं, 2 दिन मिलते हैं, तो हम लास्ट डे ही पहुंचे रिपोर्टिंग के लिए। तो उसके भी और लास्ट में पहुंचे रितेश पुनिया वहाँ पे, उनका नाम ही नहीं था किस जगह कौन सी कंपनी में। तो उसने पूछा वहाँ पे कि कपिल सिंह शेखावत का नाम किस कंपनी में है, एंड उसको बोला गया वो तो भगत बटालियन और इसमें है सिंगड़ कंपनी। तो उसने कहा मुझे भी वो दे दो। और रात को 2 बजे मेरे दरवाजे पे धड़ 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 धड़, मैंने उठा, मैंने खोला और उसने मुझे गले लगाया, बोले कपिल मैं भी इसी कंपनी में तेरे साथ ट्रेनिंग करूँगा। एंड किस्मत से बोलिए कि उस जो बैच था हमारा, उसमें चाहे वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो, चाहे PT इंस्ट्रक्टर थे हमारे, चाहे हमारा जो ऑफिसर स्टाफ थे जिसे हम DS कहते हैं, वो पूरी एकेडमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिंगल कंपनी में मिले। तो किसी को तो किस्मत पहुंचाती है, वो मेरे को मेरी और उसकी दोस्ती ने उसको इस जगह पहुंचाया लाइफ में। ठीक है सर, रिपोर्टिंग जब आपने की, कब आपकी रिपोर्टिंग थी और उससे रिलेटेड कोई स्टोरी? एकेडमी का ना बड़ा अच्छा होता है, जब वो लास्ट जनवरी 2004 के ठंड का टाइम था और मैंने रिपोर्ट करी जाके, और मैं जम्मू से स्टार्ट हुआ। मेरे फादर ने मुझे जम्मू रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ा दिया और लाइक अ टिपिकल फौजी एक बॉक्स पे GC-KS शेखावत लिख दिया। वो GC-KS शेखावत का जब बॉक्स जा रहा था तो जम्मू में 4 लोगों ने पढ़ा उन्होंने, वो भी मेरे साथ ज्वाइनिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे आ गए वो मेरे पास, तो हम सारे उस ट्रेन में ही दोस्त बन गए और हम सारे पहुँचे आई में। और यहाँ से अगर मैं आपको एक सच बोलूँ ना, इट इज़ नॉट एंड ऑफ अ ड्रीम, इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ अ, मतलब आपका जो कैरेक्टर है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है ज़िंदगी में। वो कह सकते हैं एक लड़के से एक आदमी, बॉय, बिल्कुल, फ्रॉम अ बॉय यू स्टार्ट बिकमिंग अ लीडर, यू नो। एकेडमी मेक्स यू दैट, यू नो, कि you join as a boy and you pass out as a leader in life। तो वो अभी लीडर बनने में तो बहुत टाइम था, अभी तो पहले दिन पहुँचे हो आप, है ना। और आप चाहते हो, तो मैं जब वहाँ पहुँचा, मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन था, कॉल लेटर मांगते हैं आपसे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वॉट एवर दे आस्क यू। आपका 10 मिनट का चैटवुड के पीछे की तरफ एक जगह होती है, वहाँ पे आपको आपका पूरा डॉक्यूमेंट, छोटा मोटा एक बहुत छोटा सा 10 मिनट का पे होता है, और उसके बाद आपको उसमें लिस्ट में नाम लिखा होता है एंड आपको एक कंपनी मिल जाती है। तो मुझे बोला गया सिंगड़ कंपनी। तो मैंने पूछा, मुझे बड़ी अच्छी सी लग रही थी ये चैटवुड और ये सारी, तो मैंने वो इसमें से कौन सी है सिंगड़ कंपनी? बोला नहीं वो इधर नहीं है, वो उधर से दूर है। तो मैंने कहा फिर ये वाली क्यों नहीं दे रहे आप मुझे? मानेकशा नहीं, इसको थिमैया कहते थे उधर, थिमैया बटालियन की जो होती थी, मैकटिला कंपनी, और ये 2-4 जो बिल्कुल चैटवुड से एडजेसेंट है। तो मुझे बताया गया है कि ये जिनकी बड़ी पहुंच होती है ना, ये उनको मिलती है ठीक है, तो अगली बार पहुंच वाला हो तो ये कंपनी मिल जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो
पहुँचे सिंगड़ कंपनी के अंदर, और एक्चुअली उस टाइम में आईएमए की अब तो नई बिल्डिंग आ गई है, नया अकोमोडेशन आ गया है। ये बहुत पुराना जो 1940s के टाइम की अकोमोडेशन होता था, बिल्डिंग भी ऐसे थी, था थोड़ा डिफरेंस तो था। लेकिन बेस्ट पार्ट अबाउट एकेडमी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता ये सब चीज़ों की कोई वैल्यू है या नहीं। आपको आपकी ज़िंदगी से कंफर्ट्स और ये सब चीज़ों की वो वर्ड्स ही गायब हो जाते हैं। आपको अगर खड़े खड़े भी सोने का टाइम मिल रहा है तो आप अपने आप को लकी फील करने लग जाते हो। बिल्डिंग की कलर शेप है ना, इन सब चीज़ों पे तो विजिटर के लिए, आपके लिए नहीं है, ये इन पे तो आपकी नज़र ही नहीं जाती है। तो एक दिन शायद जाते वक्त मैंने ज़रूर बिल्डिंग्स के डिफरेंसेस देखे होंगे, लेकिन उसके बाद मैंने वो कभी डिफरेंसेस ना तो फील किए ना मुझे कभी महसूस हुए। सो सर हमारा एसएसबी था, फर्स्ट एएफएसबी देहरादून, तो वहाँ पे लेके जाते हैं थर्ड डे में, तो आईएमए में लेके गए। तो वहाँ पे आईएमए की दीवार दिख रही है हमें दोनों साइड, और वहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो हम बस में पीछे की तरफ थे, यार यहाँ पे भी देहरादून में और मिलिट्री एरिया में ट्रैफिक जैम है। थोड़ा आगे आए, अब बस के आगे हमारे आप एक आर्मी ट्रक है, तो हमें दिख नहीं रहा है कि क्या है। तो हमने पूछा वो जो थे सोल्जर्स वगैरह ड्राइवर, तो उन्होंने कहा अभी कैडेट इस साइड से इस साइड जा रहे होंगे इसलिए रोड ब्लॉक है पूरा। तो फिर वो हम जब थोड़ा आगे आए देखा वो शोल्डर पे साइकिल उठा के और जा रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड। सो उसको यू कांट कॉल इट साइकिल, इट इज कॉल्ड बाइक देयर। ओके, आई विल रिमेंबर दिस। तो वहाँ पे जाते ही आपसे सीन जो क्या है ना, हम जैसे तो जो फौजी बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें तो ये बेसिक्स पता होते हैं, तो कई तो उस टाइम में बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से आए होते हैं, एंड अब तो सोशल मीडिया एंड आप पहले इंफॉर्मेशन हो जाती हैं। अगर आप नहीं भी हो बैकग्राउंड से तो आते ही पूछते थे अच्छा बताओ कौन सी बाइक लोगे, और हम भी ये करते थे आने के बाद। तो कोई कहता था कावासाकी, कोई यामाहा, ठीक है ना, विल इशू यू कावासाकी, ये लोग हाँ ना, अच्छा कौन सी तुम्हें कौन सी, सर आई विल टेक यामाहा, अच्छा ओके यामा लिखो इसके लिए ना, इसको यामा देना, कुछ कलर प्रेफरेंस ऐसे करके ना। तो फिर बड़ा मज़ा आता था कि कई जेन्युइनली बेचारे ऐसे सोचते थे कि अब हमें बाइक मिली, ऑफिसर है, हाँ, इतना तो मिलना ऑफिसर चाहिए, हैं, बेयर बेयर मिनिमम है। मिनिमम है। सर कोई आके ये भी जेन्युइनली पूछता था कि सर मेरा ऑफिस कहाँ होगा अच्छा अच्छा विल गिव यू ऑफिस। तो बड़ा मजा आता है उस वक्त ना। तो सेकंड टर्म में होने के बाद ज़्यादा आता होगा when you यस, juniors बिकॉज को फर्स्ट टर्म में तो आपको पता नहीं है, बिकॉज आप किसी के लिए वो हो जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बिल्कुल। सेकंड टर्म में, बट मैं आपको अगर चीज़ बताऊं तो सबसे डिफिकल्ट टर्म आईएमए में फॉर अ डायरेक्ट एंट्री इज सेकंड टर्म, एंड इवन फॉर एन एक्सएनडी ऑल्सो समवेयर, बिकॉज डायरेक्ट एंट्री के लिए फर्स्ट टर्म में उसको फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ों से दूर रखा जाता है। सेकंड टर्म में उसके जो काउंटर पार्ट्स एनडीए से भी आ जाते हैं, आपका जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है उस बंदे के साथ होने लग जाती है। आपने 6 महीने ट्रेनिंग करी है, कोई 3 साल ट्रेनिंग लेके आया है, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी मेंटल रोबस्टनेस एक अलग लेवल पे है। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग कि जब तक आप पास आउट होते हो आप सब एक लेवल पे आ जाते हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो जब वहाँ से आप पासिंग आउट हो गई, राइट, एंड व्हेन यू रिपोर्टेड इन योर यूनिट, वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो ट्रैवल कैसे हुआ? लेट्स से वहाँ पे भी हम स्टोरी सुनते हैं कि आप डायरेक्टली आईएमए से यूनिट पे जा रहे हैं, या फिर उसके बीच में आपको कुछ गैप मिला था, वो रिपोर्टिंग? वो सबको 21 डेज़ का हमारे टाइम में कंपलसरी एक हमें ज्वाइनिंग पीरियड कहते हैं, सबको कंपलसरी मिलता था। ठीक है। 21 डेज़ के बाद मेरे को क्योंकि मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में हुआ था, तो उसका एक इन्फेंट्री अटैचमेंट होता है, आपको 2 साल इन्फेंट्री के साथ एज एन इन्फेंट्री ऑफिसर होना होता है। और मुझको जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ में मेरी यूनिट थी, और उस टाइम में 2005 में कुछ चला था कि हम थोड़े से ट्रुप्स कम करेंगे तो डीमिलिटराइज करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को, और ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। सो टेम्परेरीली मेरी यूनिट को, रेजिमेंट को कुछ दिन के लिए पीछे डलहौजी में लेके आ गए थे 3-4 महीने के लिए, और या 6 महीने के लिए। तो लास्ट के 2 या 3 महीने के लिए जब उनके बचे थे तब मैंने उनको वहाँ ज्वाइन किया था डलहौजी में। सो उनको पता था कि 3 महीने बाद वापस आगे जाना है।
तो ये 3-4 महीने वो पीस एक्टिविटीज़ में आ गए थे। मैं जब पहुंचा वहाँ पे तो वो लोग माउंटेन वॉरफेयर को सीख रहे थे। तो मैं जिस दिन वहाँ पहुँचा तो मैं मेरे लिए पठानकोट रेलवे स्टेशन पे एक जिप्सी आई, 2 बंदे आए, उन्होंने बोला है ना साहब, है ना, मैंने कहा ये है सामान, उन्होंने उठाया रख दिया, मैं बैठ के मज़े से जा रहा था। मैंने कहा कितनी देर लगती है डलहौजी पहुँचने में? 6 मद्रास में रेजिमेंट थी, बड़े अच्छे होते हैं ट्रुप्स मद्रास रेजिमेंट के। इनके साथ इनकी बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि ये फर्स्ट डे से आपको एक ऑफिसर को ऑफिसर की नज़रों से देखते हैं, जबकि अगर आप कोई और रेजिमेंट्स ज्वाइन करो जो आपने सुना होगा जैसे जाट, राजपूत, और उधर थोड़ा सा वो आपको चेक करते हैं कि साहब में कितना दम है, नहीं ये सब होता है। मद्रास रेजिमेंट बहुत एक अच्छी टाइप रेजिमेंट है, फर्स्ट डे से आपको रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, और यस आप अपने आप को प्रूव करते हो, अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करते हो, अपनी कम्पिटेंसी प्रूव करते हो, है ना, बट आपको वो रिस्पेक्ट फर्स्ट डे से देने लग जाते हैं, ठीक है, और विद टाइम वो आपको ट्रस्ट और करने लग जाते हैं। ये इनफैक्ट यू आल्सो अर्न देयर ट्रस्ट। एब्सोल्युटली, दैट्स तो एवरीवेयर इट हैपेंस, बट दे आर अ डोसाइल होते हैं जनरली, है ना। सो सर आप आरआर में डेपुटेशन पे कब गए? ये मैं आरआर का डेपुटेशन गया मैं 2023 में। 23 में जी। ऑलमोस्ट एट दैट टाइम यू वर मेजर? आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके। सो सर जनरली सोल्जर्स के लिए कहा जाता है, जो आपको पता है आरआर में कौन जाते हैं ना, कि थोड़े से वो डिसिप्लिन और वो सब। सो सेम क्राइटेरिया ऑफिसर्स का है? शायद होगा क्योंकि इन राइटिंग तो सोल्जर्स के लिए भी ऐसा कहीं नहीं लिखा, हाँ वो है ना, वो। लेकिन कुछ तो होगा। हाँ, क्योंकि आई रिमेंबर सर मेरे फादर आर्टिलरी में थे, 72 मीडियम रेजिमेंट, और हम फिरोजपुर में थे। तो एक दिन जैसे नॉर्मली रहता है कि वो क्वार्टर गार्ड की यूनिफॉर्म तब निकलती है, स्पेशल इवेंट होता है, हम सुबह उठे, पापा की टकी हुई है, तो मम्मी से पूछा क्या हुआ, बोला शायद पापा को आरआर में जाना पड़ेगा। अब हमें लग रहा आरआर इज़ अ प्लेस, ठीक है, वो फिर बाद में चीज़ें पता चली सारी, तो वहाँ से आइडिया है, राइट, क्योंकि एट दैट टाइम माई फादर वॉज इन स्पोर्ट्स, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया था, राइट, ठीक है। तो सर एनएसजी आप उससे पहले जा चुके थे? बिल्कुल। एनएसजी आप कौन सी ईयर? मैं एनएसजी गया था 2008 to 10। 8 to 10। एंड जैसे आप एंटी हाईजैक टीम में थे, तो उसका थोड़ा सा आइडिया बताइए, क्योंकि जैसे अभी हमारा हाईजैक हुआ था प्लेन इन 2003, तो उसमें जैसे नॉर्मली हुआ था कि वहाँ पे क्या फ्लॉस थे, या उससे पहले भी हम ये चीज़ें कर रहे थे, या उसके बाद में करना स्टार्ट? बाद ही हमने ये स्टार्ट किया। ओके, और अभी हमारी कैपेबिलिटी क्या है कि हम एक जो लैंडेड प्लेन है उसी को रिकवर कर सकते हैं, फ्लाइंग को भी कर सकते हैं एज अ सिविलियन? मैं आपको समझाता हूँ जी। देखिए क्या होता है कि जब एक तो हमारे पास ये बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, एब्सोल्युटली, है ना, इनके लिए आपको एक ना सिर्फ इंसान को या एक सोल्जर को तैयार करना होता है, उसको वैसी ट्रेनिंग, वैसे रिहर्सल्स, वैसे इक्विपमेंट्स और वैसा एनवायरनमेंट आपको उसको बार बार क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जब रियल टाइम सिचुएशन आए तो गलती की गुंजाइश या तो ज़ीरो हो या बहुत कम हो, है ना, आपको उसको आप 100% तो हटा नहीं सकते। इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, और कुछ पोस्ट अगर हो गए तो आप मेजर्स लेते हो। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर ऐसा होता है कि आपके कुछ आजकल फ्लाइट्स के अंदर डिसगाइज्ड एनएसजी के एंटी हाईजैकिंग के पर्सनल्स ट्रैवल करते हैं, जो ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड की बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी वो आज अब एक नॉर्मल नॉर्म बन चुका है, जिसे हम कई जगहों पे एयर मार्शल्स कहते हैं या स्काई मार्शल्स होते हैं। अगर वो छोटी सी सिचुएशन है उसको वो अपने लेवल तक हैंडल कर सकते हैं। किस प्लेन में कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको कॉन्फिडेंशियल ही रहने देते हैं, है ना, या किस रूट पे होते हैं, बट होते हैं कई प्लेन्स और कई रूट्स पे, कई एयरलाइंस के साथ में। अगर वो उनकी अगर चलिए मानता हूँ कि या तो उनके अंदर वो उस वक्त उस प्लेन में वो है ही नहीं और वो हाईजैक हो जाता है, तब तो क्लियर कट सिचुएशन है। अगर वो हैं और वो उनको लगता है कि इट इज़ बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी, या क्या पता उन्हीं को ओवर पावर भी कर लिया गया हो, है ना, बिल्कुल, तो आप इन एयर तो अभी एक्शन ले नहीं सकते हो, बिल्कुल,
है ना, बिकॉज प्लेन में घुसने की जो दरवाजे हैं, अगर आप दैट्स रिस्की, रिस्की और आप कर भी नहीं सकते कर भी हो, नहीं सकते। तो उस प्लेन को लैंड कराया जाता है और वो लैंड करवा दिया जाएगा। क्या था कि 2000 में हमारे पास ऐसी गाइडलाइंस ही नहीं थी कि हम किसी भी प्लेन को जो इंडियन एरोस्पेस को छोड़ रहा हो इन हाईजैक सिचुएशन, हम उसको लैंड करा सके। बिकॉज ये एक कॉल लेने में भी बहुत बड़ी हिम्मत लगती है कि अगर वो नहीं मानेगा तो फिर क्या एक्शन है। अभी तो गाइडलाइंस आर क्लियर कि अगर वो नहीं मानेगा तो हम उसे शूट डाउन करके नीचे ले आएंगे। यू डोंट हैव टू टेक एनीबडीज परमिशन, बिकॉज ये हमने अपने उसमें लिख दिया गया है। ठीक है। पहले तो कोई लिखा ही नहीं था, तो वो कौन अपने गले में डाले, हाँ, वो बिल्ली के गले में घंटी कौन कौन बांधे? डाले जाके, कौन लोगों के आगे बोलेगा कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने वो। तो अब तो जो बहुत क्लियर कट है कि उस प्लेन को बाय फोर्स एयरफोर्स के जेट्स लैंड करवा देंगे। ठीक। एक बार जब वो लैंड हो जाएगा, हम्म, अगर नेगोशिएशंस स्टार्ट होती हैं, हम्म, अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि चाहे विद इन नेगोशिएशन या नेगोशिएशन फेल होने लगती है, उस सारी सिचुएशंस के लिए वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। सर एनएसजी में काफ़ी सारी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं, तो जब आपने ज्वाइन किया तो एज अ ऑफिसर आपको ये फ्रीडम होती है कि यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा स्पेसिफिकली करना है, या वो आपको गिवन होती है कि लेट्स से एंटी बॉम्ब स्क्वाड्स में आपको जाना है, या पर्टिकुलरली जैसे अपने एक्शन ग्रुप्स होते हैं उनमें जाना है, या फिर एंटी हाईजैक में जाना है? नहीं, आपको इसमें चॉइस नहीं होती। एंटी बॉम्ब स्क्वाड के लिए तो एक स्पेशल एंट्री आती है, वो अलग से आपको भेजा ही वैसे जाता है, जिसमें आप एंटी बॉम्ब में ही जाते हो। एक्शन ग्रुप में आपको पता नहीं होता कि आपको एंटी टेररिस्ट मिलेगी या एंटी हाईजैकिंग मिलेगी, या आपको कोई, आजकल तो हब्स भी खुल गए हैं, जैसे आपके हब्स बनने लग गए बिल्कुल हैं, NSG है ना, तो आपको कोई हब मिलेगा। मेरे टाइम में हब्स होते नहीं थे। ठीक है, सर आई वाज देयर इन दी केवी एनएसजी एट दैट टाइम, जब आप अच्छा। वहाँ पे थे, और 2008 का जो इंसिडेंट हुआ था बॉम्बे अटैक, वो भी हमने देखा था। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फादर भी उसमें थे, इंजर्ड, ही गॉट इंजर्ड एज वेल। तो लेट्स से जब आपने ज्वाइन किया तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, और इन्वायरमेंट अंदर में कैसा था? क्योंकि आई फील कि जब से एनएसजी बनी उसके बाद में वो सबसे पहला ऑपरेशन था जो बड़े स्केल पे था, जिसने एक्चुअली पूरा लोगों की नज़रों में एनएसजी को ग्लैमर और हाँ बिल्कुल सर। ग्लोरी दी लाइफ। हमारा स्कूल ऑफिसर्स मैस के बिल्कुल पीछे था, तो वहाँ से अच्छा। आते थे तो हम उसके जैसे ही वो इवेंट हुआ, नेक्स्ट डे सचिन तेंदुलकर आए, धोनी आए, फिर एक्टर्स भी आए बॉलीवुड बिल्कुल, के बिल्कुल। सडनली एकदम से, तो पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग उसको। तो जब मैंने एनएसजी के लिए ऑप्ट किया, अगर आपको समझ आता होगा कि आपको वॉलंटियर करना पड़ता जी है, जी सर। और जब मैंने वॉलंटियर किया, मैं ऑलरेडी एक ऐसी कोर में था इंडियन आर्मी की, जिसमें आपने पहले मैंने इन्फेंट्री के साथ 2 साल सर्व कर लिया था, यानी कि जो उसका टफ टाइम था, जो भी मैं निकाल चुका था, जो मैंने अपना काउंटर इंसर्जेंसी का अंदर था। उसके बाद मैं लगभग 1 साल के लिए बटालिक कारगिल में पोस्टेड था। उसके बाद मुझे पोस्टिंग मिली, फर्स्ट पोस्टिंग एज एन ऑर्डिनेंस ऑफिसर मैं असम में पोस्टेड था, और पहली बार मुझे अमृतसर पोस्टिंग मिली, तब मैंने सीधा एनएसजी के लिए ऑप्ट कर डाला। मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से समझ नहीं पाए कि ऐसा तुमने क्यों किया, बट मुझे ये समझ आया कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में ऑप्ट करते हैं। मैंने हमेशा अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए काम किए, और जब मैं इनको बोलूँ लिमिट्स को टेस्ट करना, कि जब मैंने एनएसजी के लिए वॉलंटियर किया, इनफैक्ट जब मैं उसके प्रोबेशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर मानेसर पहुंचा, तब तक ये 26/11 हुआ ही नहीं था। लोग जानते ही नहीं थे कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसकी स्पेशलाइजेशन है, ये उसके अंदर उसका काम है। ठीक है, तो मैं कभी भी ग्लोरी और फेम को फॉलो कर ही नहीं रहा था। अगर आप बोलेंगे ना कि नहीं, ये तो बहुत लोग बोलते हैं, नहीं। 2008 में मतलब आपको 4-5 महीने लगते हैं, आपको एक वॉलंटियर फॉर्म होता है, आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से रिकमेंड करा के आपके आर्मी हेडक्वार्टर्स में भेजना होता है, एमएस ब्रांच में, वो फिर आपको भेजती है, क्या कहते हैं, इस प्रोबेशन का एक पीरियड में। तो मैं जब एनएसजी का वो मेरा प्रोबेशन चल रहा था और मैं अपने फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रोबेशन में था, तब 26/11 हुआ था। So my decision of joining NSG was far before than this 26/11, which was one of the, I must say, any special forces कोई रेजिमेंट हो चाहे या कोई भी दुनिया की हो, उनके लिए एक
बहुत बड़ा सीख थी, बिल्कुल। एक अचीवमेंट था, है ना। तो मैंने NSG को ज्वाइन करने का डिसीजन बहुत पहले ले लिया था। NSG मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक आप आर्मी ऑफिसर बने हो तो आपको आपकी कुछ लिमिट्स टेस्ट करनी चाहिए, और उसमें से फिजिकल इज वन ऑफ देम। एंड व्हेन आई से फिजिकल इज नॉट ओनली रनिंग और मसल्स, इट इज अबाउट आपका अंडर द प्रेशर आप कितना काम कर सकते हो, आप कितने क्योस में कितने काम रह सकते हो, आप अपनी पेशेंस को किस लेवल तक टेस्ट कर सकते हो और ले जा सकते हो। मैं उन चीज़ों को चेक करना चाह रहा था, और मुझे उस वक्त आपको अगर सच बताऊं तो मुझे भी ऐसी किसी से मैं बैठा हुआ था और मैं उनसे बातें कर रहा था, और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, और इसमें एंटी हाईजैकिंग यूनिट के बारे में पता चला, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये काम सुन के, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई सेड कि यार अगर आपको स्पेशलाइजेशन ही करनी है तो सुपर स्पेशलाइजेशन क्यों ना करो। तो आज अगर आप कोई भी आप फोर्सेस मानो, तो अगर इंडिया में हाईजैक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट ऑफ इंडिया को बुलाया जाएगा, और वो है 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। चाहे कोई और आसपास कितने भी स्पेशल फोर्सेस की यूनिट बैठी हो, और वो बहुत छोटा ग्रुप है, बहुत छोटा ग्रुप है। इसलिए सो सर, जब आप NSG में थे, आपने बताया आप प्रोबेशन पे थे जब ये 2008 हुआ 26/11, तो कैसा इन्वायरमेंट था? और बिकॉज मैं उस दिन स्कूल गया था, मेरे को पता है, आई कैन रिमेंबर दैट इवेंट, कि वो रात को हुआ था, तो सुबह ऑब्वियसली आप जल्दी निकल रहे हो, आपने न्यूज़ नहीं देखी, और जैसे ही मैं NSG के गेट में एंटर हुआ, क्योंकि मैं अपने गांव से जाता था तो ऑलमोस्ट लगता था 1 घंटा, तो जैसे ही गेट में एंटर हुए आई सेंस द वाइब, कुछ डिफरेंट है, पता नहीं क्या है। क्लास में पहुँचे, वहाँ पे भी शांति है, NSG में भी शांति है। वहाँ पे फिर बाद में एक दोस्त बता रहा है, पंकज नाम था उनका, कि इसके फादर गए, ऐसे ऐसे हुआ है, एंड उसके बाद वो फिर पूरा का पूरा हमने वो उसमें रहे। तो आप तो क्योंकि यूनिफॉर्म में थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम तो वहाँ पे खाली प्रेजेंट थे, तो वो कैसा था और किस तरीके से चीज़ें, मतलब क्योंकि एज ए एस्पिरेंट अब जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो ये करती है कि इतना कैपेबल हो जाना कि जो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको आप हैंडल करने के लिए देश आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है या आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो वो माइंडसेट कैसे बिल्ड होता है? मैं उस माइंडसेट के पीछे जाना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस हैं आपके ये क्वेश्चन में, कि उस वक्त वहाँ माहौल कैसा था। जी, हमें तो रात में ही पता चल गया था कि कुछ हो रहा है, क्योंकि इतने सायरन, इतना फॉलन, इतनी एक जो चीज़ें आपको कमोशन क्रिएट हो जाता है, एक छोटे से आपका जो भी NSG ट्रेनिंग सेंटर है वो नॉर्मल नहीं था। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आम चीज़ें होती हैं कि आपको सायरन बजा के रात में सबको स्टैंड टू कर दिया जाता है, लेकिन एक जो लोगों के समझ आ जाता है कि ये कुछ डिफरेंट है। हाँ, वर्ड्स में नहीं बता सकते हाँ, आप वो, अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो समझ आ गया था कि ये कुछ आज डिफरेंट हुआ है। ठीक है, कि इतना मतलब इस वक्त जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, ये हो रहा है। डेफिनेटली उस दिन वो टेंशन थी उस जगह पे, वहाँ पे उस कहते हैं ना, समझ आ रहा था कि कुछ आज हुआ है जहाँ पे ये लॉन्च हुए हैं। अब उससे पहले, क्योंकि ऐसा कभी जो लास्ट उससे पहले जो अक्षरधाम हुआ था, और ये जो उसमें काफ़ी टाइम हो चुका था, तो ऐसा कहीं पता नहीं था कि कहीं मुंबई गए हैं। अब उस वक्त न्यूज़ भी आपको टीवी पे देखने पड़ती थी, फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होती थी, और क्योंकि हम लोग प्रोबेशन कर रहे थे तो ऐसे भी नहीं था कि जाके टीवी देखने बैठ गए। आपका तो ट्रेनिंग में प्रोग्राम पूरा चल ही रहा था, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स आपस में जो होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो बात कर रहे थे कि 51 चले गई है, उसका पहला हिट चला गया है, वो वाला स्क्वाड्रन चला गया है, ऐसा हुआ है, रात में ऐसा हुआ, कमांडेंट साहब ऐसा कर रहे थे रात, मतलब एक समझ आपको हो जाता है कि कुछ ना आपकी भी कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन। और फिर जब तक हम लंच तक पहुँचे और पता चल गया
कि इतने टेररिस्ट हैं, वो तो फिर न्यूज़ ने सारा बता ही दिया कि news नरीमन आ पॉइंट और ताज इस ताज जगह में। के अंदर है, एनएसजी पहुंच गई है, एनएसजी ये हो रहा है, और ऐसे करते करते तो ये तो बहुत ही एक था। और नॉर्मल सर, जब आप आर्मी की यूनिट में थे वहाँ से एनएसजी के अंदर कितना डिफरेंस है डे रूटीन में और एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी? बहुत ज़्यादा एनएसजी के अंदर आपको स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है हर चीज़। यानी कि आपकी वो जो स्मॉल टीम है, जो 8 बंदे या 6 बंदों की आपकी जो टीम बनती है, आपको उसी टीम के साथ हर वो टास्क पूरा करना है जो शायद आपने एक नॉर्मल यूनिट में एक प्लाटून या कंपनी के साथ की होती है। ठीक है, तो आपको साइज भी बहुत होना चाहिए वहाँ पे, आप थोड़ा सा, और आपको बहुत अभी जैसे एरोप्लेन में अगर आप एंटर कर रहे हो जी, तो ये ऐसा एरोप्लेन में एंटर करने की जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। आप ऐसा नहीं है कि नीचे से छेद करके ऊपर आ गए हो, है ना, उसमें से आपने को कर दी, आप उसको भी पता है कि अगर ये आएंगे तो इधर से आएंगे। बिल्कुल सही। तो आपको ये सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है, रिहर्स करना पड़ता है, आपको आपके ओपोनेंट से बेटर बनना पड़ता है। एंड इनफैक्ट सिविलियन भी उसमें इन्वॉल्व है, व्हेन से यू आर इन सिविलियन कैजुअलिटीज को आपको अवॉइड करना है, तो बिल्कुल। आपको प्रिसिशन ऑफ फायरिंग अचीव करना होता है। बिल्कुल, प्लेन की सेफ्टी भी एक इशू है, फ्यूल भी है वहाँ पे, लेट्स से। एब्सोल्युटली। सो सर, आई विल समराइज दिस पॉडकास्ट जो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने कुछ गलत समझा हो, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की, फॉर रिटन एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाइफ में प्रिपरेशन कर के जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। रिटन की आप प्रिपरेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बताया कि 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपने क्लियर किया, एंड यू जस्ट आपने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको एनालाइज करते रहे हर टाइम कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, सो दैट यू, जैसे एक ईडीएम भी हम कहते हैं कि फेल फास्ट करेक्ट फास्ट, है ना, तो अपनी जो भी फेलियर हुआ उससे लर्निंग करो एंड इम्प्रूव एंड मेक ए बेटर वर्जन। और एसएसबी कोचिंग के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, बट 10 डेज़ का वो कोर्स नहीं हो सकता है, वो आपको, हाँ, वो आपको थोड़ा स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा, वो हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, वो क्वालिटीज़ इनकलकेट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल एग्ज़ाम्स हैं उनकी तरह नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। आईएमए की लर्निंग यही है कि ज़्यादा मैं फाइनली अपने रिज़ल्ट पे नज़र ना रख के रदर आज पे मैं फोकस करूं, आज एक एक्स्ट्रा माइल थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा करूं, दैट्स इट, स्टेप बाय स्टेप थिंग्स विल गेट कंप्लीटेड। स्टोरी राइटिंग जो आपने कहा कि वो एक स्मॉल पार्ट नहीं है, वो एक ऑलमोस्ट शिफ्ट है ऑफ योर ओपिनियन, जैसे आप वर्ल्ड को देख रहे हो, आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस करें। एंड ऑलवेज वी हैव सम स्टेप्स टू टेक, फाइंड आउट द पीपल, जो ऑफिसर्स हैं आपको मिलेंगे, कैसे भी पर्सनल कनेक्शंस निकालिए, आप सोशल मीडिया से अप्रोच कीजिए, और अगर नहीं है फिर भी आप कह रहे हो तो मे बी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ से आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे, वो बच्चे मिल जाएंगे जो इस प्रोसेस में, इस ऑफिसर्स में मेरा एम है जिन्होंने वहाँ सर्व किया हाँ, है एज अ एब्सोल्युटली, हाँ, वो DIPR ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, रेदर आप उनसे ना करें, वो करें, और एक या तो लीडर बने और या फिर एक बहुत अच्छा फॉलोवर बन जाए कि एसएसबी में समझ में आ जाए कि यू प्ले दिस रोल, और अगर दोनों का मिक्स ऑफ मैच बन जाते हैं, वेल एंड गुड। थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करें, है ना, ऑनेस्ट रहें अपने लिए, और जैसा आपकी जर्नी ने दिखाया कि आपने एनएसजी जब वॉलंटियर किया, जब कोई उसके बारे में जानता नहीं था, और आपका खाली पर्पस कोई, और वो आर्म फोर्सेस में होता भी नहीं है, फेमस होना, नाम, ये शायद नहीं रहते हैं, बिकॉज आर्मी अपने आप में एक वर्ल्ड है, उसके बाहर उसको कोई जानता नहीं है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे फोकस करके कि मैं कैसे खुद को पुश कर सकता हूँ, खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो एक लूप हमेशा रहे। अभी भी आप वो कॉर्पोरेट में एकदम, आई नो आप यू आर वर्किंग इन AI कंपनी, तो ये एक क्वेश्चन ये अलग है, बट आई नॉट वांट कि ये जो एस्पिरेंट्स हैं अभी डिफेंस एस्पिरेंट, उनको कंफ्यूज किया जाए कि रेदर आप आर्मी के अंदर से वहाँ से आके कॉर्पोरेट में और आप एक AI कंपनी के अंदर लीड कर रहे हैं, तो वो खुद को पुश करते रहें, न्यू चीज़ें सीखते रहें, और आर्मी आपको
एज अ परफेक्ट नहीं देखना चाहती, एसएसबी आपको परफेक्ट नहीं देखना चाहती किसी भी एस्पिरेंट को, रैदर वो देखना चाहते हैं कि आपको ट्रेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, So, आप में पोटेंशियल है या नहीं है? पोटेंशियल है कि नहीं, राइट वर्ड्स. एनीथिंग विच आई हैव मिस्ड अबाउट लाइक एनीथिंग I will give one thing in life जो मेरा इन लास्ट के मेरे को रिटायर हुए अब 10 महीने हो चुके हैं. फौज में भी मुझे कई लोग जब मैं था तो अप्रोच करते हैं. एवरी वन इज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट. इन सिविल ऑल्सो दीज डेज आई गेट लॉट ऑफ DMs कॉल्स कि यार अपना रेज्यूमे भेज दे, मैं वैसा ही अपना बना लूँगा, है ना. वो ठीक है, कोई अगर टेम्पलेट चाहता है उसके लिए बुराई नहीं है, या मेरे को कनेक्ट कर दे किसी से जिससे मेरे को तू पहुंच गया उस जगह तो मुझे ही पहुंचा दे. देयर इज़ नो शॉर्टकट. आपको उस जगह से जाना होगा. आप अगर पहले जब फौज में जब आपको चाहे घुस रहे हो तो SSB और इन सब के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो बीच में वॉलंटरी रिटायरमेंट करके, तो आपको हर वो काम करना पड़ेगा. अपने स्किल्स को वापस रिफाइन करना पड़ेगा. उनको अगर कुछ नई स्किल्स मार्केट में आ गई हैं जो आप में नहीं है तो उनको एक्वायर करना पड़ेगा. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सेम थिंग, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ जो आपने पहले लिखा था, हार्ड वर्क एंड पीपल आर लुकिंग 90% पीपल आई हैव रियलाइज्ड आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने ये कहीं पे शायद किसी इंटरव्यू में देखा था, बहुत पहले के बचपन में देखा था, तो उसमें या कोई रिटर्न था, बट उसमें वो पूछते हैं कि अगर आपको 3 विशेष मिल जाएं तो आप क्या करना चाहोगे. तो उन्होंने कहा कि ये विश वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मिलनी नहीं है. तो अनरियलिस्टिकली आप लोगों को एक वो लूप में कि ठीक है ये विश मिल जाएगी, मैं ये मांग लूँगा, मैं ऐसा बन, ये होने ही नहीं वाला है. हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा, तो वो आपको करना ही पड़ेगा. सो नेवर लुक फॉर शॉर्टकट. और ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका ना, वो SSB में खुद से निकल के आएगा, वो दिखेगा आपको. बिल्कुल बिल्कुल. सर, सम लाइक क्विक क्वेश्चंस, बुक और वीडियो, लाइक ऑन एनी टॉपिक. मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा. पहले तो आपको पढ़नी चाहिए अजया सीरीज़. इसके अंदर इस बंदे ने बुक लिखी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दुर्योधन महाभारत. इसमें क्या होता है, ऐसी बुक पढ़ने से आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझ आता है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि महाभारत में क्या लिखा है, किस पर्सपेक्टिव से लिखा है. ये जो जिंदगी है ना, ये सब पर्सपेक्टिव का खेल है. ठीक है. और रनिंग, जिमिंग, दोनों. किसी दिन रनिंग करिए, किसी दिन जिमिंग करिए, जो भी करिए ऐसा करिए कि हाँ वो थक के बाहर निकले. When you are partying, party hard. When you are studying, study जब hard. आप जिम में घुसे हैं, आज आप अपना गोल बनाइए कि आज मैं दौड़ूंगा 40 मिनट, सिर्फ दौड़ूंगा, तो दौड़िए. अगले दिन आइए कि आज तो मैं सिर्फ पुशअप्स ही मारता रहूँगा 40 मिनट, तो मारते रहिए. मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन और इवनिंग? मॉर्निंग. जिंदगी में इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइज. व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एज अ स्टूडेंट क्या है? स्टडीज़. तो आपका सबसे पहले काम आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए पूरे दिन में. उसी तरह जब आप लाइफ में आगे चले गए हो, आप काम कर रहे हो, तो अगर आप पूरे दिन के बाद ऑफिस से आने के बाद तब आप अपने जिम के लिए रखते हो, तो आप वैसे ही थक के पहुँचे हो वहाँ पे. सबसे पहले सुबह उठिए, अपना जिम कीजिए, फिटनेस अचीव कर लीजिए. अब आप आराम से पूरा दिन तक काम कर सकते हैं. वरना आप सुबह भी लेट उठेंगे, फिर शाम को जिम जाएंगे. जिम तक जब तक आप पहुंचेंगे, आपका आधा मन रह जाएगा. यू विल बी हाफ हार्टेड इन द जिम. एफर्ट्स भी हाफ हार्टेड लगेंगे. रिजल्ट्स तो आपके 1/4 ही मिलेंगे. ओके सर, इट वाज ग्रेट पॉडकास्ट. और इनफैक्ट आई फील कि जो एस्पिरेंट इनको देखेंगे उनको एक गाइडेंस मिलेगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSB. और क्योंकि आपने बहुत डिटेल में उसको समझा है प्रोसेस को, और वो आप समझा भी पाए यहाँ पे, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी. थैंक यू फॉर कमिंग सर. थैंक यू रविंदर जी. इट वाज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट एंड चैनल. थैंक यू सर.